9:05 से शुरू करेंगे। थोड़ा सा समय लेते हैं, क्योंकि 9 बजे का अपन ने लोगों को टाइम दिया था। तो कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बताना चाहे तो जरूर अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जिनको जैसा जैसा नॉलेज है ज्योतिष के स्किल्स अकॉर्डिंग। आप सबके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया होगा, तो उसे रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग से क्या है कि ये जो सेशन रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव सेशन रहेगा। तो इसका आपको कल रिकॉर्डिंग मिलेगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे द्वारा आपको जो है वो इसका आपको वो मिलेगा पीडीएफ भी। सर यानी हमें नोट करने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है, आपको सब मिल जाएगा, आपको चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, आपको कोई भी ऐसा चिंतित होने का आवश्यकता नहीं है। नमस्ते सर जी, मैं तो आपका पुराना स्टूडेंट हूँ सर। जरूर जरूर, क्या नाम है आपका? कुंदन। आप कोई भी अपने लेवल पे रिकॉर्डिंग ना करें, मैं यहाँ पे अपना क्लाउड पे रिकॉर्डिंग हो रही है। कुंदन जी, कौन सा आपने मेरे से सब्जेक्ट किया है? सर जी अभी सर जी वैदिक का कर रहा हूँ सर कोर्स आपसे। हो, तो आप वैदिक के स्टूडेंट है क्या मेरे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद धन्यवाद, हाँ ठीक हाँ। है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर ये आपका केपी कोर्स आपके वेबसाइट पे भी यूट्यूब में सम 67 वीडियोस है। हाँ हाँ, है। तो उसको इसको क्या फर्क रहेगा? देखो मैं बताता हूँ इसमें और इसमें क्या फर्क है कि ये जो अपना कोर्स है ना, ये क्या हाँ। है कि वो वीडियोस जो होते हैं, है ना, वो वीडियो जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके मतलब थोड़े से शॉर्ट हैं, 15 मिनट के हैं। आपको भी पता है एक चैप्टर 15 मिनट में हो नहीं सकता है। उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां होती है, ठीक है ना। और ओके। अभी अपन जो कर रहे हैं ना, ये क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। और सिस्टमेटिक तरीके से जब हम करते हैं ना, तो उस पर खुल के चर्चा करते हैं। फिर क्या है, अपने जो स्टूडेंट है, मान लीजिए आज हम 35 लोग जुड़े हुए हैं, तो अपन उन्हीं लोगों की जन्म कुंडलियों पे ट्राई करते हैं। ये नहीं है कि हम बहुत सारे, आप कोर्स देखे होंगे, कुंदन जी जैसे मेरे जुड़े हुए हैं, इनसे आप पूछ सकते हो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो आपके जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली ले ली, किसी बड़े पॉलिटिशियन की ले ली, अपन नहीं करते वो। अपन लेते हैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उसकी एट प्रेजेंट की जो स्थिति है उसका पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए तो जो वो जो वीडियोस है उसमें क्या है, क्यूएनए नहीं है। इसमें अपन क्या करते हैं, क्यूएनए सेशन करते हैं। जब अपन कोई क्यूएनए सेशन करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है उसका लाभ, हमें उसका लाभ ये मिलता है कि भाई जो क्यूएनए होगा उसमें क्या होगा, अपन इंटरेक्शन कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं कि भाई हाँ सर ये कैसे हुआ, आपने कैसे किया। तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए वो इससे थोड़ा सा भिन्न है। ओके, एक सेकेंड। थैंक यू सर। एंड इसके बाद और एक भी क्वेश्चन है सर। जरूर जरूर। जो 67 वीडियोस है हाँ, और ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस, दो क्लासेस के बाद एक पेड कंप्लीट कोर्स भी रहेगा। वो अपन अभी देखते हैं, है ना, ऐसा कुछ ना सोचिए, अभी चिंता ना करिए। नहीं 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 नहीं, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। हाँ हाँ मैं उसमें भी इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, जरूर जरूर। तो उसमें पूरा बेसिक्स के अभी पीरियड आप आज आज की क्लास पूरा लीजिए, एक्सप्लेन रहेगा। आज की क्लास लीजिए, आपको आज इतना बढ़िया पता चलेगा। सर। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि सर। आप, है ना, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें कि इसे बस अपने दिमाग में पूरा रखें और इसको टाइम दीजिए, है ना। ओके। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं करना आपको, ओके सर, थैंक यू सर। है ना। हाँ, अभी बस 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी एडमिट हो रहे हैं, यानी जुड़ रहे हैं। ओके और सर। धीरे धीरे जुड़ जाएंगे तो अपन सारे लोग स्टार्ट करेंगे इसको। और ये ऐसा बेसिक्स है जो आपने कभी केपी में आपने बेसिक्स नहीं सुना होगा, वैदिक में भी बेसिक है, लेकिन इसमें मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत जबरदस्त है। तो इसलिए ओप्पो ओप्पो A54, क्या कहना चाहते हैं सर? ये सुभाष जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? पर एक एक रिक्वेस्ट अच्छा जरूर सर। करूंगा, जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हम आपको अपनी कुंडली दिखाएंगे या कुंडली आप हमारी देखेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमारा कुंडली देखने का सेशन नहीं है। तो आप मीटिंग को छोड़ भी सकते हैं। हमारा काम है यहाँ पे ज्योतिष का अनुभव देना, या हमारा जो भी ज्योतिष के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको देना। तो यानी कि आपको आज के दिन में जो मैं दे सकता हूँ अपने लेवल पे बेसिक्स में,
यानी कि जो बेसिक्स है प्लस केपी का एक बेसिक्स है कि केपी को हम किस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, मैं किस तरह से आपको समझा सकता हूँ, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो मैं सब लोगों को जो है वो नमस्कार जी म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि जो है एक्स्ट्रा वॉइसेस आ रही है, इसलिए अभी तो मैंने इसलिए छोड़ रखा था। ओके, तो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी अपन 2-3 मिनट का समय दीजिए, 2-3 मिनट में अपन जो है इसको स्टार्ट करेंगे। और आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको इतना लाभ देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। रवि गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि सर जी वैदिक, भृगु, पराशरी और केपी में क्या अंतर है। देखिए, सब ज्योतिष अपनी जगह बहुत अपनी वैल्यूबिलिटी रखती है, ठीक है। आज की क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, इसका नोट्स भी मिलेगा। मैंने एक फाइल बना रखी है पीडीएफ, वो भी आपको मिलेगी, 15 पन्नों की फाइल है। और मैं आपको बताता हूँ केपी क्या है ना, थोड़ा सा आप इसे देखोगे तो केपी क्या है कि थोड़ा सा एक तरह से कैलकुलेटिव मेथड है, ठीक है। और इसके अंदर परिणामों को बहुत आसानी से जो है थोड़ा सा निकाल सकते हैं, बस इसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि केपी जो है वो एकदम डीप लेवल पे नक्षत्रों पे जाके बनती है, ठीक है ना, नक्षत्र लेवल के ऊपर। मैं आप एग्जांपल में आपको समझाऊंगा अभी, तो इसलिए अपन इसको पूरा कंटिन्यूटी करेंगे। और आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, जुड़े हुए रहिएगा, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बेसिक से लेके चलूंगा, कालपुरुष से लेके राशियों के अंदर, राशियों की उदय राशि कैसे होती है, परिणाम कब मिलता है, कोई ग्रह अगर उच्च का हुआ है तो ये नहीं है कि वो जीवन पर्यंत उच्च का रहेगा, उसके रिजल्ट कब आएंगे, गोचर में कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब चीजें भी धीरे धीरे कोशिश करता हूं मैं। तो 2 दिन का ये फ्री सेशन है और इसे अपन प्रारंभ करेंगे अभी। 2 मिनट का वेट और कर लेते हैं, क्योंकि अभी लोग काफी जुड़ रहे हैं, तो सब जुड़ जाएं तो उस हिसाब से। बस 1 मिनट का वेट करेंगे और फिर प्रारंभ करेंगे इसको। ज्योतिष के लिए मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसके ऊपर आपको हर तरह के कैलकुलेटिव वीडियोस मिलेंगे, और हर चीजें आ चुकी है। प्रजापति जी कह रहे हैं कि सर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए भी केपी बेटर है, हर चीज के लिए केपी बेटर है, और खास करके जो है वो मैरिज के लिए मुहूर्त निकालने में बहुत बेहतरीन है केपी जो है वो। आपको मैं जैसे आज अपन बेसिक्स करते हैं, और कल इसमें केपी के अंदर कुछ रूल्स और उनके ऊपर कैलकुलेशन करके आपको मैं बताऊंगा, सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, हर तरह की चीजों के बारे में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चीज जो है वो हो नहीं सकती। इसमें यही केपी ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो सकता है। अगर किसी का टाइम में 2-5 मिनट 10 मिनट का फर्क है तो यहीं पे ही हो सकता है। बस 1 मिनट लेंगे, 9:11 पे स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो भगवान गणेश जी की कृपा रहे, और आप सब लोगों को नमन। कोई भी मेरी तरफ से कोई भूल हुई हो या गलती हो, अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगे तो आप मुझे क्षमा जरूर करिएगा, और मैं प्रारंभ करता हूँ। तो मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ सबको स्क्रीन आ गई होगी, क्योंकि मेरा जो दूसरा कंप्यूटर है वो भी कह रहा है, ठीक है। और आपको चैट बॉक्स के अंदर एक जो है वो आपको सब लोगों को चैट बॉक्स में एक ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना। तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसलिए ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ कि उसमें आपको जो है वो मतलब जो भी आपको वीडियोस की रिकॉर्डिंग है प्लस नोट्स है वो उसमें मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे तो किसी को इंडिविजुअली कैसे मेल कर मैसेज कर पाऊंगा।
तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, और नहीं है तो मैं आपको ग्रुप पर मैसेज कर दूंगा, ठीक है। और भी कोई जानकारी हो तो मेरे को कॉल कर लेना, मेरा नंबर है, ठीक है, सेशन के बाद। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो अपना ग्रुप है उसके अंदर आपको जो है वो सारी की सारी जो डिटेल होती है वो मिलती रहेगी। और अगर बाय द वे मान लीजिए जूम का लिंक हो या कोई भी अपडेशन होता है कुछ भी तरह से, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए आशा करता हूँ कि आपका जो है वो आज का सफर बहुत ही अच्छा रहेगा। और शुरुआत करते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा रहे हम सब लोगों पे, तो सब लोगों को नमन। तो जैसे कि जो हमारा आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, केपी एस्ट्रोलॉजी एक्चुअलिटी में ये भारतीय वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है। भारतीय वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। ये विंशोत्तरी दशा के ऊपर बना हुआ है। तो हमारा डे 1 है आज, और इसके अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। हमने 800 से भी अधिक वीडियो बनाए हैं, 93.1 के सब्सक्राइबर्स हैं। और हमने काफ़ी एस्ट्रोलॉजी करवाई है लोगों को। जैसे मेरा ये कोर्स चला जिसमें 126 अभी ऑनलाइन थे उस समय। उसके बाद हमने एक कोर्स किया जिसमें अभी 70+ ऑनलाइन थे। तो ऐसे हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए ऐसा कोई नया विषय नहीं है, ठीक है, लोगों को पढ़ाना और टीच करना। तो ये मेरा एक सौभाग्य है कि आप नए लोगों से जुड़ूंगा। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम बात करते हैं ज्योतिष की, पहले हम क्या करते हैं, बात करते हैं बेसिक्स की। बेसिक्स केपी एस्ट्रोलॉजी आपको जब समझ में आएगा जब ज्योतिष के बेसिक्स नियमों को। मुझे पता है आपको बहुत सारे लोगों को ज्योतिष आती है, ज्योतिष के कुछ नियम आते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इस ग्रुप में बहुत ही कम ऐसे लोग भी होंगे जिनको ज्योतिष का कुछ भी नहीं आता। तो आपने ये नाम तो सुने ही होंगे कि जन्म कुंडली कैसे होती है, कुंडली। तो हम जो नॉर्थ इंडियन है यानी कि जो उत्तर भारतीय है उन लोगों के लिए इस तरह की कुंडली बनाई जाती है, और जो लोग साउथ इंडियन है उन लोगों के लिए इस तरह की कुंडली होती है। यानी कि यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं कि भाई हमारे लिए जो है, अब कुंडली तो हमने देखी है, अब कैसे बनती है वो क्या है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा यहाँ पे कुंडली के बारे में सब सुना कि भाई तेरी कुंडली बनी है क्या, तुम्हारी कुंडली है क्या तेरे पास, तो ये जब जब हम सुनते हैं तो हमारे को कुंडली का कैसे, तो जब हम आपके साउथ में जाते हैं तो इस तरह की कुंडली बनती है, और हमारे यहाँ पे इस तरह की कुंडली बनती है। कुंडली बनती किन चीजों से है? 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जन्म दिनांक, समय और जन्म स्थान। 3 चीजों को मिला के आपकी कुंडली बनती है, जिसके बाद नाम निकलता है, ठीक है। तो ये तो एक कुंडली है। अब आपको सबको कुंडली के बारे में तो पता ही होगा कि भाई कुंडली क्या है, कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको सबको अपने नाम से राशियों का पता होता है। 2 चीजें जो है बेसिक्स होती है, सबको पता होता है कि भाई मेरी जो है वो मिथुन राशि है, मेरी कन्या राशि है, मेरी सिंह राशि है, मेरी वृश्चिक राशि है। तो जैसे आप सब लोगों को, मेरे को, सबको राशियों का तो पता होता है, ठीक है। तो ज्योतिष में 2 चीजें आपको पता हो गई, वो हर बेसिक, हम जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, जिनको कुछ नहीं पता कुंडली में वो भी अपनी राशि देख लेता है। तो एक तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमें आंकलन मिलता है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि भाई ये जो कुंडली बनी कैसे है, इसका जन्म कैसे हुआ है, कैसे इन चीजों को समझेंगे। देखिए आपको एक चीज बता देता हूं कि जो जन्म कुंडली है उसको याद नहीं करना, रटना नहीं है, इसके जो बनाने का जो तरीका है, जो इसका अल्गोरिदम है उसको समझना है। अगर जब हमें ये समझ में आ जाता ना तो सब कुछ समझ। तो जो कुंडली का जो निर्माण किया गया है, कुंडली का जो हम ज्योतिष का जो निर्माण किया गया है, उसमें जो कुंडली बनाने का जो निर्माण किया गया है उसमें काल पुरुष को आधार माना है। काल पुरुष का मतलब भगवान राम, भगवान विष्णु के शरीर को आधार माना है, ठीक है ना। तो उनको आधार मान के, ऐसा नहीं है कि वो आसमान में गए उन्होंने ये ग्रहों को देखा है, नहीं, उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखे या भगवान राम की प्रतिमा को देख के उन्होंने उसके आधार पे काल पुरुष की जन्म कुंडली का निर्धारण किया। काल पुरुष की जन्म कुंडली जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो तो सर के अंदर मेष राशि आ रही है, ठीक है। आपके अंदर मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, लेकिन आप उन सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। राशियां, राशियों की उदय पोजीशन, बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। तो अब उनके बाद उसने गले के अंदर वृषभ राशि दी, कंधों पे मिथुन राशि दी, ठीक है। उस तरह से उन्होंने क्या किया कि शरीर के, क्योंकि हमारा शरीर हम कालपुरुष के गणना के ऊपर ही है, तो उन्होंने पूरे शरीर के ऊपर राशियों का एक लाइन से लगा दिया। जैसे कि आपके छाती के ऊपर जो हृदय है कैंसर, कर्क राशि दी, पेट के ऊपर आपने सिंह राशि लियो दी, और जो आपका पेट के बाद जो नाभि के लगभग जगह है वहां पे आपको कन्या राशि दी, ठीक है। उसके बाद 7वां तुला राशि उसको दिया उन्होंने, पेट के अंदर इंटरनल जो सेक्सुअल पार्ट है उनको दिया।
8 नंबर जो है वो वृश्चिक राशि थी, जो एक्सटर्नल पार्ट है गुप्तांगों के, उनको दिया। 9 नंबर आपके जो जांघें हैं उनको दिया, यानी कि वृश्चिक राशि। 10 नंबर मकर राशि जो है वो दी आपके घुटनों को, और 11 नंबर कुंभ राशि जो है वो दी आपके जो पिंडलियां हैं उनको, और उसके बाद मीन राशि जो है वो पैरों की पैरथलियों। तो कुल मिला के भगवान को आधार मान के 12 राशियों को इस तरह से डाल दिया। अभी राशियों को डाला है काल पुरुष के, जब हमें अब इन राशियों के अकॉर्डिंग ये शरीर के पार्ट्स है। अब हम जब राशि की बात करते हैं तो शरीर के पार्ट्स भी नजर आते हैं। इन राशियों में बहुत कुछ है, थोड़ा सा समय लगेगा। मैं जब पूरी स्लाइड करूंगा तो आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ, मेरा ये आपसे वादा है। तो यहाँ पे हमने राशियों को देखा। अब ये राशियों का जो क्रम है वो ये ऐसा ही है, 1 नंबर 2 नंबर, बहुत सारे लोगों को पता है इसलिए वो नया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे लाइन को लेके चलना है। एक लाइन से चलेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो मेष राशि, वृषभ राशि, ऐसे करके ये 12 राशियां बना दी। अब जब राशियां जब बना दी तो इसी तरह से कालपुरुष की जन्म कुंडली के अंदर जब इन 12 राशियों को बनाया गया तो इसी प्रकार 12 राशियों को बिठाने के लिए 12 भाव बनाए गए, कि भाई एक एक राशि को एक एक घर दे देंगे, और उन घरों में उनकी जो है वो एलिमेंट आएंगे। जैसे कि प्रथम भाव तो मेष राशि के लिए दिया, ठीक है। कालपुरुष के अंदर प्रथम भाव में मेष राशि आती है, तो प्रथम भाव मेष राशि में दिया जिसमें सर आ गया। और सर के अंदर मेष राशि में आपको पता होगा कि जो है वो 3 नक्षत्र होते हैं। मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति क्या कहती है कि अब जैसे हम कहते हैं भाई प्रथम भाव में हमारे सूर्य बैठा है या प्रथम भाव में मंगल बैठा है, तो प्रथम भाव बहुत बड़ा है। जब 3 नक्षत्र होते हैं तो यानी 30 डिग्री का है, जिसके अंदर 2 तो नक्षत्र होते हैं 13 डिग्री और 20 मिनट के, एक नक्षत्र जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका, अब जब मैं कहता हूँ कि भाई मेरा जो सूर्य है वो तो अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, तो इसका मतलब अश्विनी जो नक्षत्र है उसका अधिकार सर के ऊपर आप देखिए कि कहाँ पे है, एकदम ऊपर वाले हिस्से पे है। अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरा जो सूर्य है वो तो मेरा जो है कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है, इसका मतलब जो मेरी ये सांस वाली नली है ना यहाँ पे बैठा है। इसका मतलब कभी भी अगर सूर्य में प्रॉब्लम देगा, अगर वो बीमारी देगा, तो वो सांस वाली नली पे देगा। समझिए आप। तो कृष्णमूर्ति पद्धति इस चीज को वेरीफाई करती है कि आपको, अब जब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई ज्योतिष कम है या अधिक है, सब अपनी जगह अच्छी है, लेकिन जब हम ये जन्म कुंडली के अंदर जब हम आपकी वैदिक ज्योतिष में बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कि भाई हमारा सूर्य जो है वो प्रथम भाव के अंदर मेष राशि में बैठा है, इतने डिग्री पे बैठा है, इतने डिग्री के ऊपर ये बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में, या बहुत बड़ी अवस्था जो भी है, ठीक है, अपने लेवल पे सब कुछ ठीक है। तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। अब हम इस चीज को देखते हैं तो उसी प्रकार प्रथम भाव को जो है वो बिठाया गया यहाँ पे, उसी तरह दूसरे भाव को यहाँ पे, कि भाई ऐसे ऐसे भावों को बांट दिया, सभी भावों को प्रथम से लेके अष्टम तक। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपका अष्टम भाव है, ठीक है ना, अष्टम भाव जो है उसके अंदर आप देखोगे तो ये आपके गुप्तांगों का बाहरी लिंग आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने जो नक्षत्र आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वृश्चिक राशि के अंदर जो नक्षत्र आते हैं कौन से आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ठीक है। ज्येष्ठा आपका जो है वो आपका नक्षत्र है, आपका बुध का नक्षत्र है। अब अनुराधा नक्षत्र जो है वो लिंग के ऊपर आ रहा है, तो अगर चंद्रमा या अगर कोई भी अशुभ ग्रह अनुराधा नक्षत्र पे है तो उसका इफेक्ट गुप्तांगों पे होगा। अगर अनुराधा नक्षत्र, अगर जो है वो अष्टम भाव यानी वृश्चिक राशि में कोई ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र पे है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे नितंबों में होगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी इस चीज को वेरिफिकेशन कर देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करती है वो मैं आपको सबको बताऊंगा, ठीक है। तो काल पुरुष के अंदर अब राशियों को भाव दिए, क्योंकि भाई राशियों को कहीं तो सेटअप करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, अच्छी भली बिल्डिंग बना दी, अब उस बिल्डिंग बनाने के बाद लोगों को आवंटित करनी पड़ेगी, जब हम आवंटित करेंगे तो लोग आएंगे। तो उसी प्रकार हमने क्या किया कि आपको यहाँ पे भाव में उन राशियों को बैठा दिया, ठीक है। यानी कि अब जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, उनमें आपने राशियों को बैठा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इन सभी भावों के अंदर राशियों को बिठा दिया, तो बिठाने के बाद हमें, जैसे यहाँ पे हमने 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, सबको राशियों को बिठा दिया। अब राशियों को बिठाने के बाद हमारे सामने एक बात आ जाती है, वो ये है कि अब इन राशियों के अकॉर्डिंग उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। जैसे लगन फर्स्ट हाउस था तो उस पर सारी की सारी बॉडी और पर्सनैलिटी उसके अनुकूल दे दी गई।
ठीक है। उसके अगले बात जो पॉइंट आता है उसमें आता है सेकंड हाउस, जिसमें क्या दिया आपका वेल्थ, फैमिली, स्पीच और राइट आई, यानी कि आपकी सीधी आंख, उसको दे दिया गया। उसी प्रकार हर भाव के अंदर कुछ न कुछ आइटम को देना, क्योंकि देखिए जैसे काल पुरुष के अंदर गणना हुई तो सब भाव हुए, उनमें राशियां हुई, तो शरीर के पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को ही कहीं ना कहीं हमें जो है वो सेटअप करना है, तो उस हिसाब से सबको यहाँ पे दे दिए गए। अब जब राशि बन गई, भाव बन गया, उसके बाद बनेंगे इनके ग्रह। समझ गया, बहुत सिंपल है। और जब ग्रह बन जाएंगे तो उसके बाद हमारे सामने आ जाता है एक फलादेश करने के लिए राशियों के अकॉर्डिंग उसके कुछ नियम। ठीक है, ये मैं स्लाइड जरूरी नहीं था मेरे लिए बनाना, लेकिन मैं आपको इसलिए बनाता हूँ कि आपको बहुत आसानी रहेगी और आपको ये मिलेगी। आप इसको पढ़ोगे तो आपको जो ये आपने सेशन लिया है उसका आपको लाभ भी मिले। ठीक है, तो उसके बाद जो तीसरा घर है वो आपके करेज को दिखाता है, ब्रदर को दिखाता है, सिस्टर को दिखाता है, और चेस्ट को दिखाता है, और लंग्स को दिखाता है। लंग्स जो है वो फोर्थ हाउस में भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो थर्ड हाउस है उसके अंदर आपका क्या दिखाता है, पराक्रम। पराक्रम भाव है, इसे पराक्रम भाव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब फोर्थ हाउस है उसमें माता को दिया गया, होम घर को दिया गया, इंजॉयमेंट हैप्पीनेस को दिया गया, और हार्ट को दिया गया। उसी प्रकार पांचवा घर जो उसमें बच्चे दिए गए, आपके सुख, आपके जो मौज मस्ती है, शिक्षा है, गुणवत्ता, इंटेलिजेंसी है, वो दिया गया, और पेट दिया गया शरीर का हिस्सा। उसके बाद जब बात छठे घर की करते हैं, अभी आपको ये सब चीजें जो बनी है ना उसका आइडिया पता चलेगा कि ये क्यों दिया गया, कारण क्या है। ठीक है ना, वो क्योंकि राशियां है ना, और राशियां कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ पांचवें घर के अंदर, सिर्फ पांचवें घर या छठे घर की बात करता हूँ मैं। छठा घर क्या है, छठा घर जो है वो कर्ज का है, छठा घर जो है वो एनिमीज का है, डिजीजेस का है, और दुखों का है। ठीक है, तो अगर मैं कालपुरुष के अंदर बात करता हूँ तो जो छठा घर है ना वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या है, ये पाचन है, पाचन की जो आपकी जो अमावस्या होती है वो है। तो उसके अंदर क्या होता है, पाचन है। तो यहाँ पे क्या होती है कि आपको भूख लगती है, तो भूख लगेगी तो आप नौकरी करोगे, कमाओगे, कमाओगे तभी तो खाओगे। और उसके बाद उसमें जब कोई बीमारी होती है तो उससे हमें तकलीफ भी होती है, वो है। और कम, और अपने कमाने के लिए, खाने के लिए हमें कुछ ना कुछ, शेर है या जानवर है या कोई भी जानवर है, उसको भूख लगेगी तो वो कुछ करेगा। करेगा तो इसका मतलब कुछ ना मेहनत करेगा, तो वो करेगा। या फिर आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो नौकरी करेंगे, या फिर जो है वो नौकरी नहीं करेंगे, या नौकरी करके हमें जब पूर्ति नहीं होगी तो कर्ज लेंगे। तो इसीलिए छठे भाव पेट के लिए, कहते हैं ना पापी पेट के लिए किया है भाई, तो पापी पेट क्या है, इसीलिए यहाँ पे छठे घर को दिया गया है। तो हर वो चीज जो है वो किसी न किसी को सिग्निफिकेंट इसलिए करती है, और उससे हमें दुख भी मिलता है कि भाई हमने ये गलती की, ये ऐसा किया, और शत्रु भी पैदा होते हैं भाई, पापी पेट का सवाल है तो शत्रु भी पैदा होते हैं। तो इस प्रकार इन भावों को उस तरह से आंकड़ा, ये जो अल्गोरिदम है ना समझने का, वहीं से आपको पकड़ बनेगी, उसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेवंथ हाउस जो है वो हस्बैंड का है, वाइफ का है, मैरिज का है, और ट्रेवल्स का है, और पार्टनर का है। और उसके बाद आठवां घर, आठवां घर होता है आपके दुखों का, हर तरह की तकलीफों का, डिसअपॉइंटमेंट, डेथ, हर तरह की जो मतलब परेशानियां उनका, और सेक्सुअल ऑर्गन का, यानी कि आपके सेक्सुअली जो इंजॉयमेंट है उसका भी है, प्लस क्या होता है सेक्सुअल ऑर्गन, गुप्त अंगों का भी है। उसके बाद आता है नाइन्थ हाउस, जिसे हम लक कहते हैं, भाग्य, फॉर्चून, स्पिरिचुअलिटी। और उसके बाद आता है 10वां घर, जो हमें पिता को दिखाता है, ऑक्यूपेशन को दिखाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है। ठीक है, अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर आपके 10वें घर के अंदर शुभ ग्रह होता है तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत कुछ लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों के सामने बैठते हैं, और अपनी जो है एक लोगों के ऊपर छवि बनाते हैं, ये दिखाता है। और अगर हम शरीर के अंगों की बात करें तो नी, घुटने यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 11वें घर में, जहाँ पे गेन्स है, जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बड़े भाई है, इनकम है, हर तरह के लाभ को दिखाता है। इसके बाद बात आती है 12th हाउस की। जो लोग बाद में भी जुड़े हैं उनको भी बता देता हूँ, इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी और इसका नोट्स मिलेगा आपको। चैट बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पे आप जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए और कल की जो क्लास होगी उसके भी नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेगा। तो जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ, ये आपको ग्रुप में मिलेगा। और ग्रुप में अगर लिंक नहीं मिले तो कोई चिंता मत करिए, मैं क्लास के एंड होने से पहले ये वापस इसको कर डाल दूंगा। तो बात कर रहा था मैं 12वें घर की। ठीक है, तो 12वां घर जो है ना वो हर तरह के खर्चे को दिखाता है। अब 12वां घर का खर्चा क्या है, आपने सुना होगा 12वां घर वे स्थान है, लेकिन ये कौन सा वे है, ये वो वे है जो हमें अपने ऊपर खर्च करना, ये अच्छा वे है। अच्छा वे मतलब कि जैसे हमें एजुकेशन करनी है तो उसके लिए खर्च लगेगा,
हमें जो है फॉरेन जाना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हमारे बच्चों की शादियां करनी है उसके लिए गाड़ी लेना है, घर लेना है, तो वो जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं आपके 12वां घर। यहाँ पे आपको लीगली जो तकलीफें आती है उसको भी दिखाता है, ठीक है। फॉरेन कंट्री, फॉरेन सेटलमेंट को भी 12वां घर दिखाता है। जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं ना, चलते ही बच्चे बीमार हो गए, हर महीने कुछ ना कुछ बीमार हो गया, हर महीने कोई ना कोई तरीके से हमारे जो है पैसे कोई ना कोई उधार मांगता है फिर वो देता नहीं है, वो एट्थ हाउस होता है। जो जो अनएक्सपेक्टेड हमारा पैसा दबा लेता है तो वो एट्थ हाउस होता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि कालपुरुष की जन्म कुंडली के अनुकूल सब भावों में कुछ ना कुछ उनके ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग चीजों को डाल दिया, उनके अकॉर्डिंग ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग चीजों को डाल दिया। अब ये सब डालने के बाद बात आई कि भाई अब राशियां इनमें आ गई, भाव आ गए और उनके एलिमेंट आ गए। अब बात आ गई कि भाई अब इनमें ग्रहों को कैसे सेटअप करें, ग्रह तो जो इनकी क्वालिटी है उनके अकॉर्डिंग हम सेटअप करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि भगवान विष्णु की प्रतिमा को आधार माना तो पुरुष है, काल पुरुष है इसका नाम। तो उसी प्रकार ये जो कुंडली है उसमें पुरुष जो होता है वो मंगल होता है, वो स्त्री जो होती है वो यहाँ पे आपको शुक्र को रूप माना गई है। वैसे स्त्री कारक ग्रह चंद्रमा भी है, ठीक है। तो ग्रह जो हमारे होते हैं वो 9 ग्रह होते हैं, 7 हमारे मेन ग्रह होते हैं। राहु और केतु जो है वो 2 ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी जो है कोई राशियां नहीं होती है, जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक तौर पे बाहर किए गए हैं, क्योंकि ये ग्रह ऐसे हैं जो जातक को थोड़ा सा भटकाते हैं, जो आपके भौतिक जीवन से, भौतिक जीवन का मतलब है हमारा जो जन्म होता है वो इसलिए होता है कि हम अपने घर में पैदा हुए, एजुकेशन ली, माता पिता की सेवा करी, नई प्रजाति को जन्म दिया, संतानों को, उसके बाद उनको बड़ा लिखा के आगे किया और एक नई से नई शुरुआत करते रहते हैं। राहु उनमें भटकाने की कोशिश करता है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करो, यहाँ पे धोखा करो, वो करो, ऐसे कमाओ, जल्दी कमाओ। केतु कहता है कि इन सबको छोड़ के चले जाओ। तो माता पिता को छोड़ के जाना, बच्चों को छोड़ के जाना या अधूरे रास्ते में जाना, ये केतु का काम है। जो कहते हैं ना भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर था, सब कुछ सब थे, अचानक डॉक्टरी छोड़ दी और लाइन से आ गया। तो वो क्या करता है, ये जो वैराग्यता होती है वो कहीं ना कहीं केतु देवता देते हैं। तो इसलिए इन दोनों को सामाजिक तौर पे बाहर किया गया भौतिक लाइफ से, आपके मेरे जीवन से। तो हमें वहां से एक चीज मिली। अब इसके बाद कि भाई मंगल लगन में इसलिए क्योंकि वो पुरुष है और पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो इसलिए उसको क्या किया कि यहाँ पे बैठाया गया कि भाई आप यहाँ पे बैठिए, ठीक है। तो जो लोग अभी तक लॉग इन कर रहे हैं, अभी तक एडमिट हो रहे हैं, उनको बता देता हूँ इस कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो चिंता ना करिएगा, यानी इस की सारी तो वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो लगन में मंगल को बिठाया गया, अब जो परिवार भाव है उसको चलाने के लिए कौन चाहिए, एक औरत। तो शुक्र को सेकंड हाउस में बिठाया गया। फिर उसके बाद एक पड़ोसी होता है, एक छोटा बच्चा आता है जिसे हम कहते हैं युवराज, लाडला, उसके लिए बुध आया, ठीक है। उसके बाद जाता है कि भाई हम अपना घर बनाए, माता बने, बच्चा हुआ तो उसके लिए चंचलता, चतुरता, घर परिवार रहने के लिए, तो वहां पे चंद्रमा को दिया गया। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई हमारे को यहाँ पे पुत्र प्राप्ति हो या एजुकेशन हो या हम कहें कि हमारे हैप्पीनेस हो, सब कुछ हो, तो उसके लिए 5 वगैरह। प्लस सूर्य क्या है, शरीर में निरोगी काया का प्रतीक है। तो हमें यहाँ पे क्या देता है वो हमें देता है यहाँ पे 5वां घर, यानी कि सूर्य को, राशि को दे दी गई। फिर नौकरी कौन करता है, युवा व्यक्ति नौकरी करता है, तो इसीलिए उसको क्या किया, यहाँ पे डाल दिया बुद्ध के लिए चटाकर। और फिर वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन को लगातार चलाने के लिए एक ग्रह की आवश्यकता है, वो है शुक्र। तो वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र को यहाँ पे निलंबित किया गया। अब जब बात आती है 8वें घर में, जहाँ पे सेक्स ऑर्गन है प्लस सेक्सुअली जो जुड़ाव है, उसके लिए चाहिए पावर, कॉन्फिडेंस, जवानी, तो वो सब किसके पास है, मंगल के पास। तो इसीलिए मंगल को यहाँ पे डाला गया कि भाई तुम पुरुषार्थ के कारक हो, ठीक है, और तुम जो है वो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट लीजिए, तो यहाँ पे मंगल को डाला गया। इसके बाद यहाँ पे जो है आगे भाव आया 9वां, जिसे हम कहते हैं गुरु का, ज्ञान का, उच्च शिक्षा का, या हम कह सकते हैं पिता का। तो पिता एक सबसे पहले ज्ञानी होते हैं हमारे लिए, पिता को देख देख के हम बड़े होते हैं, पिता हमें नॉलेज देता है और पिता से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भाव आता है 9वां, जिसे हम गुरु कह देते हैं। उसके बाद आता है हम अपनी नौकरी करें, कर्म करें, तो कर्म के लिए सबसे पहला ग्रह होता है शनि, क्योंकि कर्म का मालिक है। और जब हम कर्म कहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें लाभ होना चाहिए, हम भटके नहीं। तो इसीलिए फिर 11वां घर भी हमें लाभ का शनि का, क्योंकि हमें सांसारिक बनाया गया है इस जन्म कुंडली में कि हम भटके नहीं। राहु केतु को तभी तो बाहर किया गया है। तो इसीलिए उसके बाद आता है 12वां घर, कि जो हमने कमाया है, जो हमने सारा इन खर्चा किया है, उस सब को जो है वो हम क्या करें, यहाँ पे जो है वो
आपका जो है खर्चे में तब्दील करें कि भाई आज आपने इतना रुपए कमाया, उसको हम क्या करें कि आपका जो है खर्चा करें कि भाई बच्चे की एजुकेशन में लगा दिया हमने, जो है वो आपका बेटे की शादी में लगा दिया। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई। ठीक है। अब किसी का मैसेज आया कि ग्रुप में, ग्रुप का लिंक भेज दीजिए। आप कंटिन्यू करते रहिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। तो अभी अपन क्लास को थोड़ा आराम से कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपको मैं लिंक जरूर भेजूंगा। ठीक है। तो इसलिए अभी इसके बाद जो है वो अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे ग्रह आ जाते हैं और ग्रह की पोजीशन याद रखिए। अभी आपको मैं राशियों के बारे में बताऊंगा, उनकी ऐसी केपी की जो बेसिक है। देखिए ये बेसिक जो होता है ना, ये सब कुंड ज्योतिष के अंदर जितनी भी पद्धतियां हैं सब में ये बेसिक जरूर चलता है। सारे के सारे 9 ग्रह, किस तरह की राशियां हैं, वो सब चलती है। अब शुरुआत होती है केपी के लिए। केपी की जो है गणना शुरुआत होती है अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड से। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जो ग्रह है, भाई इन सब ग्रहों को डाल दिया, तो इन ग्रहों की एक असेंडिंग ऑर्डर है कि क्रम संख्या है। पहला, सबसे पहला ग्रह केतु होता है। ठीक है ना, सबसे पहला केतु होता है, उसकी 7 वर्ष की दशा है। अब ग्रहों को बना दिया तो भाई उसको रिजल्ट के लिए टाइम पीरियड भी तो होगा। जैसे कि भाई मान लीजिए मुझे अगर या कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो उसका एक टाइम पीरियड है कि भाई अब एजुकेशन करेगा, अब वो शादी के लायक हो गया तो कहते हैं ना भाई शादी के लायक हो गया, अरे भाई नौकरी के लायक हो गया है। तो उसी प्रकार हर ग्रह को एक टाइम पीरियड दिया गया। ठीक है ना। तो केतु को 7 वर्ष का टाइम पीरियड दिया गया, यानी महादशा 7 साल के। कृष्णमूर्ति पद्धति जो है ना वो बनी ही विषोत्तरी दशा के ऊपर है। जब आपके केपी एस्ट्रोलॉजी के जो जनक हैं कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने कहा कि भाई जब परिणाम सारे केपी एस्ट्रोलॉजी से मिल रहे हैं, मतलब विंशोत्तरी दशा से मिल रहे हैं, विंशोत्तरी दशा में जो मेन जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है उससे आपकी दशा चलती है, तो रिजल्ट दे रहा है नक्षत्र। और उसके बाद जो अंतर्दशा होती है वो उसके बाद रिजल्ट दे रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो अंतर्दशा और उसके मतलब महादशा के बाद अंतर्दशा, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा। तो हमें तो रिजल्ट नक्षत्र और उसके उप नक्षत्र से मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं फिर एक अच्छी तरह से विंशोत्तरी दशा को ही कैलकुलेट करें। ठीक है। तो इसे, और जब नक्षत्रों की बात आई कि नक्षत्र वाले, जब वैदिक ज्योतिष में जब नक्षत्रों से फलादेश करते हैं जो लोग, उनके लिए बनी हुई है वहां पे नारायण दशा, जिसे हमने, आपने देखा होगा मैंने एक कोर्स में करवाई थी त्रिभागी दशा। बहुत कम लोग आप सुन जाने होंगे। त्रिभागी जो दशा होती है वो होती है आपके नारायण दशा जिसे कहते हैं, जो होती है आपके नक्षत्र ज्योतिष की दशा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। ठीक है। तो सभी ग्रहों को दशाएं दी गई, जैसे शुक्र को 20 वर्ष, सूर्य को 6 वर्ष, चंद्रमा को 10 वर्ष, मंगल को 7 वर्ष और राहु को दिया गया 18 वर्ष, और गुरु को 16 वर्ष और शनि को 19 और बुध को 17 वर्ष। और इनकी ये राशियां हैं। राहु और केतु की कोई राशि नहीं है, राहु केतु जिस राशि में बैठ जाए उनकी वही राशियां बन जाती है। ठीक है। तो अब तक हमने थोड़ा सा जो बेसिक्स कर लिया। ठीक है। अब बेसिक्स कर लिया ना, अब आगे बात बनती है यहाँ पे हमारे सामने थोड़ा सा कि जो ग्रह आए हैं उनकी पावर के बारे में। ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आपको नॉलेज आएगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो इतनी जबरदस्त होगी कि आपको आपकी आंखें खोल देगी। आपको ये आज तक आपने नहीं देखा होगा या आपने ऐसा नहीं जाना होगा कि भाई ग्रह कैसे रिजल्ट दे देता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जो हमारे ग्रह हैं, जैसे स्वामी मंगल है। ठीक है ना। तो मंगल है वो उच्च का होता है, इसकी पावर मंगल। अब ये केपी में भी होता है और वैदिक में भी होता है। ऐसा ना सोचे कि केपी में उच्च का नीच का नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं वो गलत है। उच्च का नीच का होता है, केपी में भी होता है। केपी में अष्टक वर्ग भी काम करता है, मैंने रिसर्च की है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है, और उसकी खुद की राशि है मेष। ठीक है। तो यहाँ पे जो मंगल है वो 28 डिग्री के ऊपर होता है ना, तो वो परम उच्च का और परम नीच का होता है। यानी कि अगर वो मकर राशि के अंदर 28 डिग्री का तो वो परम उच्च है, और अगर मंगल 4 नंबर कर्क राशि में बैठा है और 28 डिग्री का बैठा तो परम नीच है, वो नीचता में बहुत बुरा है। यहाँ पे एक चीज है। ठीक है। शुक्र जो है वो मीन राशि के अंदर 12 नंबर मीन राशि के अंदर उच्च का होता है, और 6 नंबर कन्या राशि के अंदर नीच का होता है, और 27 डिग्री के ऊपर, चाहे वो उच्च के में हो या नीच में हो, 27 डिग्री पे होता है तो वो परम उच्च का होगा मीन राशि में, और वो 27 डिग्री का अगर कन्या में होगा तो परम नीच का होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद बुध, बुध जो है वो क्या होता है यहाँ पे, कन्या राशि के अंदर 15 डिग्री का हो तो वो परम उच्च का होता है, और मीन राशि में 15 डिग्री का हो तो वो नीच का माना गया है, यानी परम नीच का माना गया है। नीच तो है ये, परम नीच जिसे कहते हैं कि वो इतने बुरे रिजल्ट देगा।
उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में 3 डिग्री का परम उच्च माना गया है, और चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में जो है वो 3 डिग्री का परम नीच माना गया है। जिस लोगों का 3 डिग्री का चंद्रमा है वृश्चिक राशि में, वो उनका वो चंद्रमा बहुत अशुभ है, बहुत अशुभ रिजल्ट देगा। इसके बाद आता है सूर्य, जो यहाँ पे, और वो यहाँ पे मेष राशि के अंदर उच्च का होता है, और 10 डिग्री का, सूर्य 10 डिग्री का हो तो वो परम उच्च होता है। और अगर सूर्य जो है वो 10 डिग्री का तुला राशि में होगा तो वो परम नीच माना जाएगा, बहुत अशुभ होगा। इसी प्रकार जो है वो गुरु जो है वो अगर 5 डिग्री का है, कर्क राशि 4 नंबर, तो वो परम उच्च का माना जाएगा, नहीं इसके उच्चता में उसकी और ज्यादा अच्छी रिजल्ट आ रहे हैं। अगर किसी का 4 डिग्री का धनु राशि के अंदर भी बैठा है, आपका जो है वो कर्क राशि में भी बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो हंस राजयोग बनता है, जो बहुत बड़ा राजयोग होता है। गुरु अगर मकर राशि का है, ठीक है, गुरु अगर मकर राशि का 5 डिग्री का, तो परम नीच माना गया है। और शनि, इसके बाद आता है शनि। शनि जो है वो तुला नंबर 7 नंबर राशि, जिसमें अगर 20 डिग्री का है तो परम उच्च माना गया है। और शनि अगर मेष राशि का 20 डिग्री का है तो वो बहुत ही भयंकर नीच माना गया, यानी कि भयंकर नीच होता है, वो बहुत बुरा नीच का है। और ये केपी में भी देते हैं, आपको मैं सारी आगे आने वाले समय में सिखा दूंगा, ठीक है ना। बस आप कंटिन्यूटी इसमें बनाए रखें। राहु, राहु को मिथुन राशि में उच्च का माना गया है 13 डिग्री के ऊपर, और राहु और केतु की डिग्री सेम होती है, तो फिर ये राहु और केतु दोनों के दोनों, और दोनों अपोजिट होते हैं। जहां पे राहु उच्च का हुआ वहां पे उसके जस्ट सामने जो धनु राशि होती है उसमें अगर केतु होगा तो वो भी वहां पे उच्च का होगा, ठीक है। और इसी प्रकार जो है वो नीच के होते हैं, तो राहु धनु राशि में अगर एक नीच का है तो दोनों नीच के, एक उच्च का है तो दोनों उच्च के, यहाँ पे ऐसा कॉन्फिडेंस इसका जो है वो कॉन्फ़िगरेशन होता है, और 13 डिग्री के अंदर माना जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अभी तक हमने बेसिक्स देखा है, और ये बेसिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स जो है वो सबका एक जैसा होता है। तो आपने बेसिक देख लिया, अब बात आती है जो केपी के अंदर बेसिक्स में कैसे करते हैं, केपी के अंदर, यानी कि अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान लगाना है, यहाँ से आपको जो है आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाना है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करते हैं, ठीक है, 1 सेकंड दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ लिंक जो है ग्रुप के अंदर होगा, मैं आपको डाल देता हूँ फिर भी। ग्रुप जो है वो मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको सारे के सारे ये रिकॉर्डिंग और सब कुछ जो है वो उसी के अंदर मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा चिंता का विषय नहीं रहेगा। मैंने एक ग्रुप का लिंक भेज दिया है, आप उसके अंदर आ जाना, ठीक है। किसी ने कहा है कि इसको फुल स्क्रीन पे कर दीजिए, ओके। ये दिखने में ठीक है, कोई नहीं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित बेसिक्स के बारे में, ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक जो है एक चार्ट आ रहा है, ये मैंने बना रखा है, ठीक है ना। ये जो चार्ट है ना, ये आपको मिल रहा होगा, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं, अगर समझ में अच्छा रहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट आ रहा है, ठीक है, सबको आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ये राशियां हैं। अब इन राशियों के सामने केपी में जो बेसिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपने देखा होगा कि कोई भी भाव में कोई ग्रह होता है, किसी राशि में होता है, तो हम कहते हैं भाई ये राशि के अंदर है, तो ये आपको जो है वो रिजल्ट बहुत अच्छे दे देगा, बहुत ही अच्छे दे देगा। या फिर क्या करेगा कि आपको रिजल्ट जो है वो बहुत बुरे देगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो राशि है उसके अंदर अब जैसे केपी में क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं,
कि आपकी शादी के लिए ऐसा हो गया, बुरा हो गया। अब कोई ग्रह अगर बुरा है ना, जैसे मान लीजिए कि केतु अगर बुरा है या शुक्र अगर बुरा है, तो शुक्र की दशा 20 साल की होती है, तो 20 साल लगातार बुरा कभी नहीं होगा, लगातार कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि हर राशि का एक उदय होने का समय है। क्योंकि वो कब उदय होती है, हर राशि का, हर जो राशि है उसका उदय होने का एक समय है, ठीक है। तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो एक उसके अंदर ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, कि उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। तो हर राशि का उदय होने का एक टाइम होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेष राशि है, अब ये स्लाइड मैंने इसीलिए आपको बना के दी है कि भाई आपको जो है वो ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, इसलिए आप इसको रिकॉर्ड, आप उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फोकस बना के रखिए जिससे आपको सीखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो मेष राशि है वो यहाँ पे देखेंगे तो एक चर राशि है, ठीक है ना। अब जो चर राशि होती है ना, इसका अर्थ क्या है, चर राशि का अर्थ क्या है? चर राशि का मतलब है यात्रा करना और जल्दी जल्दी काम करना। तो मेष राशि एक उत्तेजित राशि होती है, ठीक है ना। मेष राशि एक उत्तेजित राशि होती है, तो इसका मतलब चर राशि। तो जो जो चर राशि है ना, जैसे 1, 4 और आपकी तुला 7 और आपका जो है वो मकर 1, 4, 7, 10, ये जो चर राशि होती है ना, ये क्या है, जल्दबाजी का चर राशि, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई परिणाम आएंगे ना इनके, तो इनके क्या होंगे, जल्दी आएंगे परिणाम, जल्दी आएंगे, ये जल्दबाजी करेंगे। इसके बाद जो मेष राशि का जो सामने लिखा ना कि परिणाम आएंगे कैसे, तो ये है द्वार राशि। द्वार का मतलब जानते हैं क्या? द्वार का मतलब होता है कि आपके द्वार के ऊपर आएगी अपॉर्चुनिटी, यानी कि खुद चल के आएगी। यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक ग्रुप का लिंक दिया और आपने उसको ज्वाइन किया, तो आपके पास अपने आप आई एक अपॉर्चुनिटी। एक आप सर्च करते हो फिर मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ग्रह है मेष राशि के अंदर बैठा है, ठीक है। कोई ग्रह है जो मेष राशि के अंदर बैठा है, और अब वो ग्रह अगर उच्च का है, मान लीजिए सूर्य है उच्च का है, तो उसका मतलब क्या होगा कि अब आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद आएगी चल के। और यानी कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई आदमी आएगा आपके घर पे और कहेगा भाई आपका जो है, क्योंकि वो ग्रह उच्च का है, अच्छा है, तो इसका मतलब आपके घर पे आएगा कि यार सर आप ये काम कर लो, आपको बहुत अधिक लाभ होगा, आप जो है वो इस तरह का व्यापार कर लो, आपको अधिक लाभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि कारण क्या है कि वो ग्रह उसकी दशा आई है, और वो ग्रह जो है वो चर राशि में है, तो जल्दीबाजी करेगा, प्लस द्वार है। द्वार का मतलब कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो अपने आप आएगी। जैसे कई बार होता है ना, बैठे रहते हैं लोग, कहते हैं यार आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लो, बहुत लाभ होगा। हम कर लेते हैं और हमें लाभ होता है, हम कहते हैं यार वाह यार हो गया, मजा आ गया। इसका मतलब कि आपको वहां से लाभ हो रहा है। एक चीज ये होगी। इसके बाद जो मेष राशि है वो क्या है, धातु राशि है, ठीक है। इसको पूरा देखिएगा, है ना, बीच में मत छोड़िएगा। मेष राशि धातु राशि है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई ग्रह इस भाव में बैठा होगा तो वो धातु संबंधित नुकसान देगा। अगर अशुभ ग्रह है तो और लाभ देगा। धातु, धातु का मतलब आज की डेट में हम कह सकते हैं सोना चांदी, हमारे घर के बर्तन, हमारे शरीर के अंदर अगर हम देखें तो वीर्य। अगर अशुभ होगा तो वीर्य संबंधी दिक्कतें आएगी, हो सकता है हड्डियों की कमजोरी आए। हड्डियां भी धातु के बराबर है, मजबूत होती है शरीर में, इसलिए। और प्लस धातु में हमारा जो आपका सोना चांदी लोहा पत्थर ये सब जो चीजें हमारे पास वो धातु है। तो अगर कोई ग्रह शुभ राशि में बैठा है तो वो हमारे को परिणाम देगा। तो वो अपने आप आएगा कि कोई चोर आया और अपने आप आया और चोरी करके ले गया, पर चला सोना चांदी ले गया, तो यहां से रिजल्ट मिल गया हमें, ठीक है। और बात करते हैं फिर वो क्रूर राशि है, तो इसका मतलब क्या था कि उसके परिणाम क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्रूरता भरे होंगे। कोई भी तरह का ऐसा नहीं कि भाई कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान होगा, क्रूर। इसके बाद ये राशि है पूर्व की, तो पूर्व पश्चिम ये जो है ना, इसको अपन क्या है वास्तु में काम आते हैं, प्लस क्या है हवन पूजन में, तो इसको अपन छोड़ देते हैं एक बार के लिए। फिर इसके सामने लिखा है उदय पोजिशन, जिसमें हम कहते हैं पृष्ठोदय। अब पृष्ठों का मतलब है पृष्ठ उदय, यानी कि ये जो उदय होता है ये अंत में होता है। अब मेष राशि के अंदर अगर आपका, मेष राशि के अंदर अगर आपका कोई ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए मंगल बैठा है, मंगल की 7 साल की दशा है, ठीक है। तो अब वो मंगल जब बुरा है या अच्छा है, मान लीजिए कि हम मानते हैं कि ये बुरा है, ठीक है, बुरा तो नहीं होता है वो स्वराशि का है, लेकिन हम चलो अच्छा मान लेते हैं। तो मंगल अगर अच्छा है तो जो उसके जो परिणाम आएंगे ना मेष राशि में, वो अंत में आएंगे। यानी कि जो 7 साल की दशा है उस 7 साल के अंदर हम करेंगे तो 3.25 साल के लास्ट में, 3.25 साल के उसके जो बेस्ट रिजल्ट आएंगे, और पहले भी आएंगे अच्छे रिजल्ट आएंगे, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन उसके जो शुरू के अंदर जो रिजल्ट आने चाहिए ना, जो आने चाहिए वो शुरू में इतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन अंत में कहेंगे यार मंगल जो है वो जाते साथ हमें मुझे रिजल्ट दे के चला गया।
कहते हैं ना कई बार कि यार सूर्य जो है वो गया जाते समय रिजल्ट दे गया, शनि हमें पहले आते आते तो नहीं दिया लेकिन जाते जाते बहुत अच्छे रिजल्ट दिया। ठीक, क्यों? क्योंकि वो मेष राशि का गुण ऐसा है, वो मेष राशि है ही ऐसी, तो आपको ये मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का मतलब है स्थिर। अब ये ना क्या है, इसकी पोजीशन स्थिर। अब स्थिर का तात्पर्य क्या होता है? स्थिर का मतलब होता है कि जो लंबे समय तक चले। तो मकान जब हम बनाते हैं या मकान लेते हैं तो हम ये सब सोच के यही लेते हैं कि भाई हमारा मकान जो है वो लंबे समय तक रहे, हमारा मकान जो है वो हमारा जो है वो लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ा हुआ रहे। तो हम स्थिर लग्न में या स्थिर चीजों को देख के लेते हैं। इसके बाद आता है कि ये मकान हो गया, विवाह हो गया, या फिर कोई मशीन लगानी है, तो ये सब क्या करते हैं, स्थिर पे लेते हैं। दूसरा कि बही, बही का मतलब है बाहरी, यानी कि बाहर, ठीक है ना। यानी कि जो लोग बाहर, हमें ट्राई करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमें नौकरी करनी है, तो कई बार तो कहता है आपके पास खुद से ही आएगा चल के कि भाई हाँ हमारी कंपनी आप ज्वाइन कर लीजिए। और वृषभ राशि होगी तो क्या होगा, हमें बाहर में ट्राई करना पड़ेगा, लोगों के साथ, बाहरी लोगों से पूछना पड़ेगा। जैसे कि कोई लोग क्या करते हैं, कुंडली लेके आते हैं, गुरुजी हमारे बच्चे को एजुकेशन कौन सी दिलाएं, हम इसको जो है कैसे पढ़ाएं। तो बाहरी व्यक्ति से पूछा, और बाहरी व्यक्ति, या फिर मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा समझदार है, एजुकेटेड है, तो हम सोचते हैं यार हमारा बच्चा होशियार है, इसे क्या कराएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियरिंग बनाएं। तो आपने बाहरी व्यक्ति के पास गए और बाहरी व्यक्ति ने आपको सजेस्ट किया। अगर वो ग्रह अच्छा है तो बाहरी व्यक्ति आपको अच्छा सजेस्ट करेगा, अगर वो ग्रह अच्छा नहीं है तो बाहरी व्यक्ति आपको अच्छा सजेस्ट नहीं करेगा, आपको डुबा देगा। क्योंकि आपकी आपका भाग्य है, ये भाग्य आप लेके आए हो, वो नहीं ला के आया। क्योंकि आदमी को ठोकर खानी है और ठोकर मारने वाला कहीं ना कहीं बैठा होता है, ये पृथ्वी गोल है, इसी तरह से चलती है। अब वृषभ राशि जो है उसका अंग है मूल। मूल का मतलब क्या होता है, जो अनाज है, जो आपका जो ये हम कह सकते हैं कि जो जीव आपके जो ये घर के अंदर पेड़ पौधे लगे हैं, हमारी खेती है। पहले जब ये जो वास्तु हो या फिर ज्योतिष हो, इसमें तीन चीज होती है, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। धातु, मूल और जीव, रजत, सत्व और तमस, ठीक है ना। तो इसी तरह से वो सारी चीजें चलती है। तो जो मूल होता है ना, ये क्या होता है, धातु में आपको मैंने बताया, ठीक है, जो धातु संबंधित हो जिसमें कंडक्टर फर्म काम करता है। मूल के अंदर हमारा अनाज, घर का नुकसान हो जाए, अनाज के लाले पड़ जाएं, खाने के लाले पड़ जाएं, ये सब चीजें है। अब भाई वृषभ राशि के अंदर है मान लीजिए, और फिर वो जो है ग्रह अशुभ रिजल्ट आ रहा है, तो फिर वो मूल का मतलब हो गया कि आपको जो है पैसों से संबंधित दिक्कतें आएंगी, अनाज से संबंधित दिक्कतें आएंगी, अनाज आपको परेशान करेगा। और जब वहां पे है तो अनाज का काम अच्छा होगा, अनाज घर में भर भर रहेगा। तो ये खेती बाड़ी अनाज हर तरह से, जैसा आज का परिप्रेक्ष्य है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे भाई हम 10 किलो आटे की थैली लाते हैं, भी हमारे लिए अनाज है। कोई कहता है भाई हम एक कटपूरी की पूरी एक जो बोरी लेके आते हैं उसको पिसवाते हैं। तो देश काल और रीति के अनुकूल चीजों का बदलाव होता रहता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम इन चीजों को जो है वो अपने लेवल में लेते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाता है उसका स्वभाव, सौम्य स्वभाव है, तो रिजल्ट आते हैं धीरे धीरे, स्लो पॉइजन जैसे, आराम से आते हैं, ऐसे बुरा नहीं आता। दिशा को अपन अभी छोड़ देते हैं। और ये भी क्या है, एक पृष्ठोदय राशि है, इसका मतलब क्या है, ये भी अंत में उदय होगी, यानी कि ये भी आपको जो है वो अंत में उदय होगी। यानी कि अगर कोई ग्रह वृषभ राशि में बैठा है तो आपको जो परिणाम इसके जो मूलतः, जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कल का सेशन करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा इसके अंदर कि आपका क्या होगा, कि कोई भी परिणाम जो आपको मिल रहा है ना, कि यार ये ग्रह जो है वो हमें लाभ तो दे रहा है लेकिन गुरुजी लाभ हुआ नहीं अभी तक, अरे भाई लाभ होगा, वो गुरु अंत में देगा। अब चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा मान लीजिए वृषभ राशि में उच्च का होता है, ठीक है, चंद्रमा की दशा है। अब चंद्रमा की दशा 10 साल की चलती है, तो हम कहते हैं कि 10 साल का अगर हम आइडिया लगाएं तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा 3 साल कुछ महीने जो है अंत के चलेंगे भाई, 3 3 9, और तो हम कहेंगे भाई लास्ट की जो 3 4 होंगे ना साल, उसमें आपको बहुत अच्छे, आपको कहेगा यार चंद्रमा उच्च का है, फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, आ तो रहे लेकिन अच्छे नहीं आ रहे, तो वो अंत में आएंगे और ऐसे आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकोगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार मिथुन राशि, मिथुन राशि है अभयचर राशि। अभयचर राशि का मतलब क्या होता है, कि ये जो है वो आपके चर के गुण होते हैं, स्थिर के गुण होते हैं, दोनों राशियों के मध्य गुण होते हैं, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, बीच के गुण होते हैं, जिसमें ये आपको जो है वो क्या होता है कि अपने आप भी आइडिया होता है, लोगों से पूछ ले भी लेते हो। और ये क्या होता है, ये जो राशि होती है ना, इसमें क्या होता है कि जल्दबाजी भी होती है, प्लस क्या होता है कि आराम से काम करने वाली भी होती है। तो ये जो है इसे द्विस्वभावी राशि कहते हैं। द्विस्वभावी मतलब ड्यूअल साइन, दो। इसमें आप देखिए इनके जो चित्र आते हैं ना, जो भी आपके इनके जो सिंबल आएंगे, उनमें हमेशा दो, जैसे दो मछलियां, दो कन्याएं, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो चीजों को दिखाता है, इसमें क्या है, दोनों चर और स्थिर दोनों के गुण होते हैं।
अब ये जो राशि है ना, ये गर्भ राशि है। गर्भ का मतलब क्या होता है कि अंदर से आएगी। मुझे लगता है कि मुझे ज्योतिष सीखनी चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे जो ये करना चाहिए, और फिर वो काम करता है। अब वो कहेंगे, फिर हम कहेंगे यार आपको कैसी समझ में आया, कि यार मुझे अपने आप फील हुआ कि भाई मैं, मेरे में ये एबिलिटी है। अरे तुम में कुछ एबिलिटी थी, तुम्हारा ग्रह मजबूत था, और वो हमें अपने कर्मों से मिलता है, ठीक है ना। तो जो आपकी मिथुन राशि है, अब मिथुन राशि वाला क्या होगा, अब जैसे मेष राशि वाला क्या करेगा, उसके द्वार पे अपॉर्चुनिटी आएगी। वृषभ राशि वाले को बाहर जाना पड़ेगा पूछने के लिए किसी से, और मिथुन राशि वाले को पेट से ही आ जाएगी, नहीं यार मैं तो है वो सिविल इंजीनियरिंग करूंगा, मैं तो जो है यहाँ पे दुकान खोलूंगा अपने कपड़े की, मैं तो फैक्ट्री लगाऊंगा। तो उसको वहां से सफलता मिल जाती है। तो कारण क्या हुआ, कारण यहाँ पे ये चीज हुआ कि हमें जो है वो इस तरह से अब ये क्या है, जीव है। जीव का मतलब है कि जातक को हेल्थ इश्यूज बनाता है, बीमारी के ऊपर खर्चा कराएगा। जहाँ तक के पशु बीमार हो सकते हैं, बच्चे बीमार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जब जब आपके गोचर भी होगा ना ऐसा कुछ भी, तो वहां से बैठा हुआ ग्रह, जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, तो शनि कुंभ राशि में है, जो स्थिर राशि और मूल राशि है। तो जितनों भी लोगों को अगर अशुभ रिजल्ट देगा ना, तो वो क्या देगा, अनाज संबंधित, खाने से आइटम से संबंधित, या आपके घर में जो है वो मतलब पैसों की आवक जब भी कम कर दे, जिससे आपकी घर में इस तरह की चीजों के जो है वो लाले पड़ सकते हैं। तो ये जब चीजें है ना इस तरह से, क्योंकि वो गोचर में बैठा है वहां पे, अपनी तीसरी दृष्टि से कहीं देखेगा, कहीं से और देखेगा, तो मतलब उस तरह से वो इस तरह के रिजल्ट बना सकता है। तो उसके बाद ये जो क्रूर राशि है, ठीक है ना, और ये उभय दो, उभय दो का मतलब होता है ये मध्य में उदय होती है। अब जैसे मान लीजिए कि मिथुन राशि के अंदर आपका जो है वो स्वयं बुध ही बैठा है, और वो रिजल्ट देगा, ठीक है। या मान लीजिए कि कोई भी शुभ ग्रह गुरु आपका बैठा है, आपका गुरु मान लीजिए, या फिर शुक्र मान लेते हैं, ठीक है। तो शुक्र जो है वो बैठा है। अब उभय तो राशि है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिजल्ट देगा ना, ये मध्य में देगा। अब शुक्र की 20 साल की दशा है, 20 साल को अगर तीन तीन टुकड़ों में कर दे तो 7 साल के लगभग मान लीजिए, 7 साल से कम, है ना, 7×3 = 21 होता है, तो हम 7 से कम आते हैं, तो यानी कि ये मध्य में रिजल्ट देगा। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यार जो हमारा ग्रह बैठा है ना, वो मध्य में। अब जब केपी की जब बात करते हैं ना, तो क्या होगा कि केपी में ग्रह है वो 2, 6, 10, 11 देगा। अब जो केपी जानते हैं, 2, 6, 10, 11 का मतलब भी समझाऊंगा, कि कोई ग्रह अगर दूसरा, छठा या 10वां, या फिर 9, 5, 11, या अच्छे कैलकुलेशंस नियम होते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो देगा ना, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपको वहां पे जो है वो ग्रह अच्छे रिजल्ट देगा, यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो इसका तात्पर्य क्या है कि वो रिजल्ट आएंगे कब। अब वो आपने कह दिया यार केपी में तो कह रहा है कि शुक्र 2, 6, 10, 11 बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और आने ही वाले हैं। वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। मैं कुंडलियां दिखाऊंगा कल आपको, मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां हैं जो वेट करते रह गए, और उनको रिजल्ट कब मिला, जब वो राशि बीच में आई, शनि में या कैसे भी। तो जब वो बीच में आती है, अब रिजल्ट मिलने के चांस बनते हैं, और जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। तो ये कारण है। अब अपने जीवन में देख लीजिए, आपके जो ग्रह बैठे हैं उनको अकॉर्डिंग से आप देख लीजिए कि बुरा कब आया, अच्छा कब आया, वो उसी लेवल पे रिजल्ट दिया है। इसके बाद आ जाता है कर्क राशि, ठीक है। तो कर्क राशि, अब जो कर्क राशि है वो चर राशि है, तो ये इसी फॉर्म में है सबके सब, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं आपको कर्क राशि बताता हूँ, तो कर्क राशि क्या है, द्वार राशि है, तो द्वार पे अपॉर्चुनिटी आती है, धातु पे इसका रिजल्ट होता है। तो ये हमारे क्या करेगा, सोने चांदी इन पे ऊपर इफेक्ट करेगा। और पृष्ठोदय राशि है, तो पृष्ठ में उदय होती है, यानी अंत में उदय होगी। अब इसी श्रृंखला में जो सिंह राशि है वो स्थिर राशि है, यानी कि एक जो है वो फिक्स साइन है, और ये बाही है, यानी कि ये क्या करेगा, आपको जो है वो बाहर से आपको खुद जाके ट्राई करना पड़ेगा, बाहरी लोगों से। और मूल है, इसका मतलब ये क्या करेगा, अनाज से संबंधित करेगा। और ये शीर्ष उदय राशि, यानी शीर्ष में उदय होगी, यानी कि आते ही उदय होगी। जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि में सूर्य बैठा है, जैसे ही सूर्य की दशा आई, 6 साल की दशा, सिंह राशि में बैठा है, स्वराशि का है, आते ही आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो यानी कि इसे हम कहते हैं शीर्षोदय राशि, ठीक है। तो ये श्रृंखला इसी तरह से बनी हुई है, ठीक है। मैं समय का बचत करते हुए आपको बाकी चीजों के बारे में भी अगर बारीकी से चर्चा करेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ ये सब रिपीट है, तो मैं समय की बचत करते हुए आगे की स्लाइड में चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि मैंने आपको पृष्ठोदय, उभयदय और शीर्षोदय तीनों के बारे में बताया, चर, स्थिर और उभय, इन तीनों के बारे में बताया, ठीक है। उभय जो होता है ना, वो दोनों का एक तरह से मिलान है। चर जो है वो जल्दबाजी करता है, स्थिर थोड़ा सा आराम से चीजों को देती है। स्थिर में हम क्या करते हैं, जो काम में हमें समय देना होता है ना, कि भाई इस काम में हमें समय देना, जैसे हम फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं, कोई कारखाने का उद्घाटन कर रहे हैं, तो स्थिर लगन में, जैसे हम दिवाली पूजा में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्थिर,
ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको समझ के काम करना है, ठीक है ना। तो इस स्लाइड से मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आगे की स्लाइड को अपन पढ़ते हैं। अब बात आती है भावों की। जन्म कुंडली के जो भाव है, ठीक है ना, जन्म कुंडली के जो भाव होते हैं वो हम कैसे देख सकते हैं। जैसे कि केपी एस्ट्रोलॉजी में ये जो 12 भाव ने, इनको प्रथम भाव को जन्म और व्यक्ति का स्वभाव के बारे में जानकारी लेते हैं। अब ज्योतिष के अंदर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, क्योंकि केपी में थोड़ा सा इंग्लिश चलता है। ये नहीं है कि सिखाने के लिए, हम हिंदी में ही सीखेंगे इसको, ठीक है। और प्रथम भाव जन्म और व्यक्ति, अगर आप किसी का स्वभाव जानना चाहते हैं तो प्रथम भाव को देखना है। इसी तरह अगर किसी जातक के धन के बारे में जानना है, आंखों के बारे में, वाणी और परिवार, कहते हैं ना इसका परिवार कैसा रहेगा, तो सेकंड हाउस को देखना पड़ेगा। केपी में क्या होता है, केपी में क्या होता है कि इनके कस्प बनते हैं, कैसे बनते हैं। जैसे हम हिंदी में जब वैदिक में बात करते हैं तो भाव की बात करते हैं, ठीक है ना। अब आपने जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने बताया ना कि केपी में ग्रहों की पोजीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग वो उदय होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार उसके परिणाम मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो भाव होंगे ना, जैसे तृतीय भाव, मैं सब भावों को बताता हूँ, ठीक है। तो जो तृतीय भाव है वो क्या करता है यहाँ पे, साहस, छोटे भाई बहन और मानसिक संतुलन को दिखाता है। चतुर्थ भाव जो है, अब इनको ये नहीं है कि ये तो आपको हर कहीं मिल जाएगा, लेकिन इनको समझना, मैं आपको समझा रहा हूं किस तरीके से इसको यूज करेंगे। अब जो चतुर्थ भाव है वो माता का दिखाता है, पंचम भाव है संतान और बुद्धि को दिखाता है, गुणवत्ता को। छठा घर हमें रोग, ऋण और शत्रु और नौकरी और कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताता है। अगर हमें कोई कंपटीशन का एग्जाम देना ना, तो छठे घर को देखना पड़ेगा, बिना छठे घर के अंदर हम पार नहीं पड़ सकते। फिर सप्तम घर, जिसमें हम विवाह, जीवन साथी और पार्टनर। अष्टम घर जो है वो आयु है, दुर्घटना है। नवम घर क्या है, हमारा भाग्य, पिता, गुरु है। दसम घर कर्म है, व्यवसाय है। अब अगर हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा व्यवसाय करना है, तो दसम घर को हमें देखना पड़ेगा। एकादश भाव जो है वो लाभ, अभिलाषा, पूर्ति को दिखाता है। द्वादश भाव जो है वो हमारे खर्चे और नुकसान को दिखाता है, ठीक है। तो जन्म, तो हमारे जो वैदिक ज्योतिष है उसमें हम कहते हैं हमारे ये भाव होते हैं, यानी कि हम कहते हैं हमें माता के बारे में देखना है तो फोर्थ हाउस में देखना है। अब जब हम केपी की बात करते हैं ना, तो केपी में क्या होता है कि इन भावों को केपी के अंदर कस्प कहा गया है। और कस्प को कैसे निकालते हैं, कस्प बनता है, ठीक है ना, कैसे बनता है, डिग्रियों से बनता है, उसको मैं आपको कल बताऊंगा। और ये बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बन नहीं सकता। तो जैसे कि हमें इसमें सारे के जो भाव है, जैसे हम अपने बारे में जानकारी लेना है, तो इसमें तनु भाव, धन भाव, ठीक है ना, तो इसे कस्प, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम कि शादी के बारे में आंकड़ा लगाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेवंत कस्प। और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि ये क्या होता है, नक्षत्रों पे होती है और उप नक्षत्रों पे डिपेंड है, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो हम कृष्ण मूर्ति पद्धति के अंदर जब कस्प बनाते हैं, और कैसे है, कोई ये कोई हार्ड प्रक्रिया नहीं है, सॉफ्टवेयर बना के देता है। प्लस क्या होता है, सॉफ्टवेयर में आपको बताऊंगा कौन सा होता है। प्लस ये जो रिजल्ट देगा ना, जैसे सेवंत कस्प है, तो सेवंत कस्प जब निकल के आएगा ना, तो एक छोटा सा हिस्सा निकल के आएगा, उस हिस्से को एक्चुअलिटी के अंदर डिकोड करना है। वो जो ग्रह, वो जो भाव होगा ना, सेवंत कस्प, वो बताएगा कि ये मैंने जो है वो ये भाव दिए हैं, ये दो भाव दिए हैं। इसका मतलब अब आपको पता चल जाएगा कि शादी क्यों नहीं हो रही है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, शादी सुखी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन देगा। और सारे कॉम्बिनेशन अपन जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे को सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। तो केपी के अंदर के, अब कोई कहने यार मेरे को गेन्स ही नहीं मिल रहे हैं, मुझे कोई लाभ ही नहीं हो रहा, इसका मतलब इलेवंथ कस्प। तो केपी में इलेवंथ कस्प, हम अब हमें जन्म कुंडली में दिखेगा, तो इलेवंथ कस्प का मान, इलेवंथ जो वैदिक ज्योतिष में जाएंगे तो वहां पे नजर आएगा कि जो इलेवंथ हाउस है उसका मालिक तो आपका कौन है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, एक सेकंड। जैसे ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो अगर जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि भाई मुझे तो जो है वो आपका लाभ चाहिए, तो इलेवंथ हाउस जो है ये लाभ देता है जन्म वैदिक ज्योतिष में। केपी क्या कहती है कि यहाँ पे कस्प बनता है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया ना कस्प, तो यहाँ पे कस्प आ गया। तो यहाँ पे हम नीचे करेंगे तो इलेवंथ हाउस का जो कस्प है वो कौन बना, ठीक है ना। इलेवंथ हाउस का जो कस्प बनता है ना, वो बनता है यहाँ पे चंद्रमा। तो हमें कैसे पता चला ये चंद्रमा, जबकि बना तो मिथुन राशि का मालिक बुध है, ठीक है ना। तो ये चंद्रमा कैसे बन जाता है, क्योंकि ये जो भाव होता है ना, इसकी क्या होती है, एक डिग्री होती है। लेकिन यहाँ पे कस्प लिखा हुआ ना, स्टार्ट और कस्प, कस्प का मतलब होता है ये भाव स्टार्ट कहाँ पे हुआ है। ये भाव जो है ना कि कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि कोई भी दिन जो है या कोई भी साल बराबर नहीं होता। साल जो है ना उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। तो उसी प्रकार जो कस्प होता है, हर जो हमारा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उसके अकॉर्डिंग कस्प
ऊंचा नीचा होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हर जो भाव होता है, जैसे वैदिक ज्योतिष में हम कहते हैं कि भाई अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करूंगा तो जो भाव है वो प्रारंभ होता है सिंह राशि, तो सिंह राशि से ही प्रारंभ होगा, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि यहाँ पे सिंह राशि 28 डिग्री चल रही है। यहाँ पे आएंगे ना आप, देखिए ये सिंह राशि 28 डिग्री, इसका मतलब क्या है, सिंह राशि पूरी जा चुकी है, बस 2 डिग्री बचा है। तो कस्प यहाँ से शुरू होगा, आपने यहाँ पे लिया। जैसे हमने मैंने कहा ना भाई मैं सेशन 9 बजे स्टार्ट करूंगा, तो ना तो 9 बजे, इसका मतलब अब आज मैं 20 तारीख को 9 बजे करूंगा, तो 20 तारीख के अंदर सुबह 7 बजे से लेके अभी 9 बजे तक तो आधा दिन जा चुका है। तो कस्प तो केपी कहता है कि आपको पूरे दिन के अंदर वही पार्ट लेना है जो आपका अवेलेबल है, यानी कि आपने कितना समय पृथ्वी पे बिताया है वो लेना है। ये नहीं कि आपने जो है वो 20 तारीख को जन्म लिया इसका मतलब आप सुबह ने जन्म ले लिया। तो केपी की यही बात जो है ना वो थोड़ी सी आकर्षक लगती है, ठीक है ना। तो उससे हमें क्या है, बहुत कुछ सीख। तो कस्प यहाँ पे, और ये सिंपल है जैसे सॉफ्टवेयर में ना, वैसे सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर सब मैं आपको बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने ये जो भी हमें परिणाम चाहिए ना, तो हम भावों पे तो जाएंगे ही, उसके अकॉर्डिंग कस्प पे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपन जैसे अब आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें आ जाएगी, ब्रीफली आ जाएगी, और मैं इसको प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। कल का जो क्लास होगा ना उसमें मैं कुछ कुंडलियां लूंगा आप लोगों के, और अपन इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे 2-4 इवेंट्स के ऊपर, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद जब बात करते हैं यहाँ पे जो है हम ग्रहों के बारे में, ठीक है। तो अभी हम जो है वो सिर्फ 2 ही ग्रह पढ़ते हैं, क्योंकि फिर हम कल पढ़ेंगे बाकी, क्योंकि लंबा हो जाएगा सेशन, तो आपको भी थोड़ा सा ऐसा रहेगा। अभी हम Q&A करेंगे, क्योंकि अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई, आज बेसिक है, पहला दिन है, इसलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट ये आपको समझाऊंगा। 2 दिनों में आपको ऐसा दूंगा कुछ रिजल्ट कि आप ऐसा ना माने कि भाई हाँ हमें हमारा समय बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आज आज जैसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, कल भी आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सब कुछ, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 ग्रहों की बात करते हैं, क्योंकि फिर कल भी ज्यादा ना हो, हमें प्रैक्टिकल करने का समय अच्छा मिले। 2 ग्रहों की बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य। सूर्य जन्म कुंडली में पिता का प्रतिनिधित्व करता है, और जबकि महिला की कुंडली के अंदर ये पति का जो है वो जीवन के बारे में बताता है। सूर्य जो है वो उच्च क्षेत्र, प्रशासनिक अधिकारी, मान सम्मान इनको दिखाता है, लीडरशिप को भी दिखाता है। शारीरिक रूपरेखा की अगर हम बात करें तो सूर्य अगर लगन में होता है तो चेहरा गोल होता है, सुंदर होता है, गोरा होता है, रंग शहद की तरह होता है, और आपके शरीर को कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। और पुरुषों की बाई आंख और स्त्रियों की दाई आंख को दिखाता है, नहीं सूर्य पुरुषों की दाई और स्त्रियों की बाई आंख को दिखाता है। अगर कुंडली में सूर्य बलवान है तो जब तक की सोच सकारात्मक होती है, नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव माइंड नहीं हुआ, उसकी सोच होगी हम पॉजिटिव, कि बी पॉजिटिव, हम कर लेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है, और जीवन के प्रति वो आशावादी होता है, ठीक है ना। और सूर्य व्यक्ति के जीवन में प्रगति का कारक है, समाज में मान सम्मान का कारक है, और अच्छे गुणों का कारक। अगर सूर्य खराब है तो उसका उपाय क्या करें, ठीक है ना। ये छोटा सा, ऐसे तो सूर्य के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन मैं समय की बचत को करते हुए थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सूर्य जो है वो यहाँ पे अगर हम जड़ की बात करें तो बेल मूल की एक जड़ आती है, इंटरनेट पे आप सर्च करोगे मिल जाएगी। अभी तो क्या है स्लाइड में मैं पिक्चर नहीं दे पाया, मेरे पास सारी जड़ी पड़ी है ना। या फिर आप जैसे करते हो ना हवन करते हो तो नवग्रह की एक लकड़ियां लाते हो, ठीक है ना। उसी तरह इसकी भी एक जड़ आती है, बेल मूल की जड़ है, बहुत आसानी से मिल जाती है। बेल मूल की जड़ को पानी में डाल के नहाने से सूर्य अगर आपका खराब है तो उसके दोष दूर होते हैं। गले में धारण करने से भी सूर्य को मजबूती मिलती है। रत्न इसका आता है माणिक्य। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए होता है। अगर आपका सूर्य खराब है तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, आपको लाभ होगा। या सूर्य का यंत्र बना हुआ आता है जिसको धारण कर सकते हैं। सूर्य का रंग केसरिया होता है, और सूर्य का जो बीज मंत्र है ओम राम रीम रोम से सूर्याय नमः, इसका आपको नियमित क्रम में जाप करने से आपको लाभ होता है। तो ये हमने सूर्य के बारे में थोड़ा सा जो आंकलन लिया। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सूर्य के बाद जो है चंद्रमा की, ठीक है। थोड़ा संक्षेप में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ग्रहों का पता होगा तभी तो आप फलादेश करोगे, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कि मैं आपको भाई थोप दूं। मेरा कार्य है कि आपको समय का लाभ मिलना चाहिए। जब आप चाहे, अब ये मैंने जो है ना बेसिक से लिया है, कि भाई जो हमारे आज की सेशन में जो मान लीजिए जिनको जीरो नॉलेज है उनसे लेके लिया है। चंद्र ग्रह, ठीक है। अपन तो चंद्र ग्रह क्या करता है, मन का कारक है, माता का कारक है, मानसिक स्थिति और मनोबल और कॉन्फिडेंस का कारक है। स्त्री ग्रह है चंद्रमा, शरीर की बनावट और स्वभाव की बात करें तो व्यक्ति को सुंदर और आकर्षक बनाता है, स्वभाव से साहसी होता है। चंद्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में अपने सिद्धांतों को महत्व देता है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चंचल होता है ना, ये रोने लग जाता है, अंतर से दुखी होता है,
लग्न भाव में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को प्रबल कल्पनाशील व्यक्ति बनाता है, साथ में व्यक्ति को अधिक संवेदनशील और भावुक भी बनाता है। ये लाभ है चंद्रमा के। किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा बली हो तो जातक को इसके सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। बली चंद्रमा के कारण जातक मानसिक रूप से सुखी रहता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है तथा उसकी कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है। बली चंद्रमा के कारण जातक के माता जी से संबंध बहुत अच्छे होते हैं और चंद्रमा माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जड़ के बारे में बात करें तो खिरनी, खिरनी एक जड़, खिरनी एक पौधा होता है, उसकी जड़ आती है। उसकी जड़ से स्नान करें प्लस वो गले में धारण करें, चंद्रमा से संबंधित दिक्कतें दूर होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमने कई लोगों को धारण कराई, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है। उसके बाद रत्न है इसका मोती, सुच्चा मोती कहते हैं इसे, बर्मा का भी आता है, बसरा का भी आता है मोती। रुद्राक्ष है दो मुखी रुद्राक्ष, बहुत जगह में मिल जाता है आपको, दो मुखी आसानी से मिल जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा का है, धारण कर लीजिए, आपको लाभ होगा। चंद्र यंत्र, चांदी के अंदर चंद्र यंत्र बना के गले में धारण करिए, चाहे अपने घर में लगाइए, पूजा पाठ में, कॉन्फिडेंस डाउन कभी नहीं होगा। रंग सफेद होता है और चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसि नमः। सूक्ष्म मंत्र भी आता है, लेकिन इस मंत्र का जाप करने से चंद्रमा मजबूत है। तो ये उपाय इसलिए बताएं कि कल अपन जब रिजल्ट निकालेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया तो हो कि हम करें क्या। अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी को। इसके बाद अपन मंगल को ले लेते हैं, थोड़ा सा एक मंगल को भी ले लेते हैं समय को, है ना। उसके बाद अपन क्यू एन ए करेंगे, जिसमें आपके कोई भी प्रश्न हो अभी आज जो सीखा है उससे संबंधित, तो मैं उसके हल करके आपको बताऊंगा। मंगल, मंगल ऊर्जा का कारक है, भाई भूमि शक्ति साहस और पराक्रम का कारक है, साहस का कारक है मंगल। शारीरिक बनावट की बात करें तो जन्म कुंडली के अंदर लग्न भाव में मंगल हो तो व्यक्ति सुंदर होता है, पराक्रमी होता है, तेज होता है और गुस्से वाला या ऐसे मर्द टाइप का फील नजर आता है उसमें, पराक्रमी होता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है और शरीर से बलवान और थोड़ा सा स्वभाव क्रोधी होता है। ठीक है ना। और मंगल ग्रह कमजोर हो तो जातक के साथ अप्रिय घटनाएं, दुर्घटनाएं, चोट लगना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है। जीवन में समस्याएं आती है, जातक को शत्रुओं से पराजय, जीवन संबंधित विवाद, जमीन संबंधित विवाद, कर्ज की समस्याएं ये होती है। इसके लिए जड़ होती है, अनंत मूल की एक जड़ होती है। ठीक है ना। अनंत मूल की जो जड़ होती है वो आप जो है वो क्या कर सकते हो, यहाँ पे धारण कर सकते हो या उससे स्नान कर सकते हो। ठीक है ना। रत्न है मूंगा, तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करिए मंगल के लिए, बहुत जबरदस्त लाभ होगा। और रंग इसका लाल है। मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको अत्यंत लाभ होता है। ठीक है। अब एक लास्ट करते हैं बस शुक्र, इसके बाद अपन इस सेशन को जो है वो क्यूएनए में लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि अभी इसलिए कि ये शुक्र हो जाए, क्योंकि अभी फिर कल हमारे पास प्रैक्टिकल का टाइम अच्छा होगा। मैं सोचता हूँ कि आपके सामने प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट, और आपकी कुंडलियों के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। तो शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है। भौतिक जीवन के जितने भी सुख है वहां से मिलते हैं, भोग विलास, विवाह, जीवन के अंदर बच्चा पैदा होना, काम वासना, जो हमको फैशन डिजाइनिंग सब। और शारीरिक रूप और रंग की बात करें तो व्यक्ति के लग्न में बैठा हो तो सुंदर होगा, हाइट अच्छी होगी, चेहरा सुंदर होगा, शरीर की बनावट पूर्ण रूप से एक देखने वाली हो। शुक्र जातक को दीर्घायु करता है। जातक का स्वभाव बहुत ही मृदुभाषी होता है। व्यक्ति जो गायन, नृत्य, कला इनसे जुड़ा हुआ रहता है। और पीड़ित हो जाए तो वैवाहिक जीवन में अड़चने, पति पत्नी में मतभेद, व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है और भौतिक सुखों की कमी आती है। जड़ की बात करें, अरंड मूल की जड़, अरंडी का पौधा था ना, उसकी अरंड मूल की एक जड़ होती है, उसको आप धारण कर सकते हैं या उसको स्नान कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अशुभ है तो स्नान करें, शुभ है तो गले में धारण करें, फिर रिजल्ट देखिए। कई लोग होते हैं ना हाथ पे बांध के रखते हैं। रत्न है हीरा, उपरत्न आता है ओपल, उसके बाद उपरत्न आता है जरकन। ठीक है ना ये। और इसके बाद भी आता है आपका जो वो फिरोजा, वो भी है। रुद्राक्ष है छह मुखी, छह मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए सबसे बेस्ट है। बेझिझक होकर धारण कर लीजिए, आनंद ही आनंद मिलेगा। रंग गुलाबी है और शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। इस मंत्र के जाप से आपको अत्यधिक लाभ होता है। तो आज हमने अभी 4 ग्रह पढ़े हैं, कल हम जो बाकी के ग्रह पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़े से कैलकुलेशन करके फिर हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो सेशन था आपको कैसा लगा, आप जरूर बताएं, कमेंट करिए या फिर आप अपने हैंड राइज करके बताइए। मैं इसकी स्क्रीन को ऑफ करता हूं और आप लोगों को जो है वो आपको कोई भी प्रश्न है इस सेशन से संबंधित वो आप मुझे बताएं। और जो लोग अब जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं बता देता हूं कि आप जो है वो चैट बॉक्स के अंदर आपको जो है वो मिलेगा आपका लिंक। ठीक है ना। एक सेकेंड।
आपको जो है वो अपना हैंडराइज कर सकते हैं। देखिए आपके सामने एक वर्चुअल हैंडराइज है, ठीक है ना। अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, एक वर्चुअल हैंडराइज होगा आपके सामने, उसको हैंडराइज करिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी कहने की हो, मुझे कोई सजेशन देना हो, तो आप आराम से पूछ सकते हैं। अपना हैंडराइज, वर्चुअल हैंडराइज है आपका, वो आप करिए, ठीक है ना। उसके बाद आप पूछिए, ठीक है। तो ओके, तो मैं यहाँ पे बारी बारी आपको जो है वो समय देता हूँ। एक सेकंड। जो लोग अब लेट जुड़े हैं ना, जो लोग लेट जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ कि आपको जो कमेंट बॉक्स है ना, चैट बॉक्स जिसे हम चैट बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर मैं आपको एक लिंक डाल देता हूँ, ठीक है ना। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इस ग्रुप के अंदर आप जो है ज्वाइन हो जाइए। जिससे क्या होगा कि आपको कल इसकी रिकॉर्डिंग, आज का जो मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ, ये आपको काम आ जाएगा। ऐसा कोई हल्का नहीं है ये भी। और कल का भी आपको मिलेगा, प्लस आपको जो सारी चीजें हैं वो मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, जिसको भी जो भी जानकारी चाहिए वो अपने क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले राशि जी अनम्यूट कर लीजिए, और हो सके तो अपना कैमरा भी ऑन करिए। राशि जी अनम्यूट करिए। यस, थैंक यू हाँ, सर। तो वो कैसा क्लास रहा वाज सेशन? बहुत अच्छा था। इट वाज वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। बेसिक मैं था। मेरे को तो हाँ हाँ, बोलिए। थोड़ा सा वैदिक का पता था, बट केपी वाज वेरी न्यू टू मी। तो मुझे एक क्वेश्चन है कस्प को लेके। सो कस्प का मतलब ये है क्या कि दो राशियों के बीच में, जैसे हाँ, चंद्रमा अगर 24 डिग्री का है तो नहीं वो नहीं ऑलमोस्ट नहीं जा रहा नहीं नहीं है नहीं, उस ये नहीं राशि नहीं से, और नहीं नहीं, ये भाव होता है। कस्प एक भाव है, अच्छा ग्रह नहीं होता, ठीक है ना। अभी अच्छा बताऊं अच्छा अच्छा। तुम्हें, ये क्या है ना, देखो आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी ना, तो इतना कुछ हो नहीं सकता है ना। इसलिए आपको जैसे भाव होता है ना, हम कहते हैं ना भाई हमें शादी देखनी है, सप्तम घर से हाँ देखते हाँ हो। तो हाँ हाँ। उसी प्रकार क्या होता है कि आपको शादी जैसे सप्तम घर से, तो उसमें क्या है, सप्तम भाव जो है ना, अब सप्तम भाव तो बहुत बड़ा है, आप भी समझदार है ना। भाई मैं अगर कहूंगा कि भाई राशि जी आप कहाँ से, आप कहोगे भाई मैं तो अभी अहमदाबाद से हूँ, या जयपुर से हूँ, या दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली तो बहुत बड़ा है। तो उसी प्रकार भाव के अंदर एक नक्षत्र होता है, और उस नक्षत्र में एक उप नक्षत्र होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें वो उप नक्षत्र कहता है कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ रिजल्ट देने के लिए, तो वहां से हमें रिजल्ट मिलता है। समझे आप मेरी बात? अच्छा तो अच्छा। कस्ब वो होता है, सिंपल है, कोई ऐसा बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। सॉफ्टवेयर बना के देता है, मोबाइल के अंदर भी सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर है, सब बता देंगे। प्लस क्या होता है कि आपको मैं चीज बता देता हूँ कि ये जो कस्ब है ये बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। आप थोड़ा कल का क्लास भी ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको इसमें रिजल्ट कैसे निकालते हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट भी आपको मैं बताऊंगा। सो आपने जो लाइक नक्षत्र का बताया, मतलब वो आपने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया कि कैसे ग्रह है, काल पुरुष की कुंडली से बताया कि वो सब राशियां हैं और उनके हमने घर दे दिए हैं। तो हम्म। नक्षत्र को कैसे हम कर पाएंगे उसमें, लाइक उसको कैसे जो समझे हम, कस्ब बनते हैं नक्षत्र ना, मतलब कस्ब क्या? कस्ब बनते हैं ना, वो नक्षत्रों पे ही बनते हैं। तो मतलब एक जैसे जो ग्रह है वो डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्र में डिवाइडेड है, ऐसा हाँ, वो ऐसा डिफरेंट समझ? डिफरेंट नक्षत्रों में। अब जैसे मेष राशि है तो अश्विनी भरणी कृतिका, अगर वृषभ राशि है तो कृतिका रोहिणी और मृगशिरा, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता अच्छा। है, ये नक्षत्रों के अनुकूल है, तो उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट है। प्लस क्या आपने पहले बताया ना कि रिजल्ट कब उदय होगा, पता है आपको, है ना। तो हम्म। ये आप सोच रहे हो कि भाई मुझे तो ग्रह आ गया, रिजल्ट आज दे देगा, वो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। वो टाइम देगा लेकिन देगा जरूर, समझ गए ना। वो आपको हो सकता है कि शुक्र आप आज वेट कर रहे हो और शुक्र मिलेगा आपको कल, ठीक है ना। ओके। इस तरह से आपको वेट करना है, ठीक है ना। तो आपको आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों को, कल आप कल का सेशन भी ज्वाइन करें। आपको इससे भी ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो बेसिक था ना, तो वो जरूरी था। और जिसको भी प्रश्न पूछना अपना हैंड राइज रखिए, सबको नंबर है, सबका बारी बारी से अपन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, मैं और आपका हाँ, ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, मैं नहीं भी नहीं आप कल, देखिए। हाँ आप कल भी है एक, ना ज्वाइन करिएगा, हाँ बोलिए। ठीक है, मुझे बस एक और लास्ट था कि जो ग्रह खराब हैं या अच्छे हैं वो आप कल बताएंगे, राइट? आज तो हम नहीं टच कर पाए उस पे देखो ज्यादा वो क्या कि होता है ना, एक आपने दिन बोला के अंदर सूर्य एक खराब है। एक एक दिन के अंदर अपन सारा पिला नहीं सकते गोट के। हाँ सही आप बात भी है, नहीं सही समझदार है बात ना, है। इतना करेंगे तो फिर वो किसी को कुछ ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आई विल वेट फॉर दैट। हाँ, हाँ, हरे इसलिए अपन कृष्ण। टाइम लेंगे ना थोड़ा। आप भी इतने समझदार है कि भाई गाड़ी भी सीखते हैं तो टाइम लगता है। हाँ नहीं नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि आपने आज तो नहीं कवर किया ना, अब नहीं आगे की क्लास नहीं में नहीं, हाँ देखेंगे आप हम। अगर ठीक लेट हुए हो तो कोई नहीं, आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसको देख लेना, प्लस नोट्स भी दे दूंगा मैं, ठीक है ना। और कल का ठीक क्लास आप ले लेना, एक ग्रुप है हमारा, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ओके, ठीक ठीक धन्यवाद। ओके। विजय जी अनम्यूट करिए, विजय जी। हेलो सर, नमस्कार जी सर। क्या नमस्कार महाराज, बोलिए सर। हाँ सर, बस मैं बाकी तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और मुझे सिर्फ सर इसका ना बेसिक जो है वो सॉफ्टवेयर की जरूरत है मुझे।
कि वो कैसे देखना है, क्योंकि उसी अगर वो सामने होगा तभी मैं सर उसको कर पाऊंगा। वो आपकी बात सही तो है। क्या होता है मैं बताता हाँ, हूँ कि देखो, आज आज आपको नॉलेज है, बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है। तो बिल्कुल सही है सर। हाँ। सीधा ही मैं सॉफ्टवेयर दिखाऊं तो वो तो कैलकुलेटिव बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, हम्म। तो अलग हो जाएगा ना। तो फिर क्या, किसी को समझ में नहीं आएगा ना। अब अपना काम क्या है, बेसिक से शुरू होकर करना। कल मैं नहीं आपको नहीं, सॉफ्टवेयर वो के ऊपर ठीक है। मैं सब कुछ दिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर हाँ, आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ना। नहीं नहीं, हमें भी समझने के लिए सर एक लिंक भेजिए कि कहाँ से, जो कि हम अपना देख सकें मोबाइल पे या लैपटॉप पे। हाँ, उसके लिए आप एस्ट्रो सेज है, मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। एस्ट्रो ओके, सेज है, ठीक है। यहाँ एस्ट्रो ठीक है। सेज पे कर सकते हो। इसके अंदर मोबाइल पे और ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। केपी ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर आता है ना। ऐसा कुछ नहीं, वो ठीक है सर। मैं अपनी लेवल पे आपकी जो क्लास कर रहा हूँ तो हेल्प जरूर करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो नाइस सर, थैंक यू सर, आप थैंक यू कल की सो क्लास मच। ज्वाइन जरूर करिए ना, तो आपको सारा नहीं कुछ नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ सर, मैं तो ज्वाइन कर चुका हूँ पहले ही। तो बढ़िया बढ़िया, ठीक है जी, ओके प्लीज ओके। प्लीज सर, थैंक यू। धन्यवाद। अनिल कुमार जी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार अनिल कुमार जी, बताएं। सर, सेशन तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। धन्यवाद। बट हम साउथ इंडियंस है, हम्म, तो हिंदी समझ में तो आता, बट पढ़ना थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल होंगे पीडीएफ जो आगे, भी है, ये मैं आगे अब तक जो प्रैक्टिकल होंगे। देखा, लेट मी कंप्लीट सर। अब हाँ। तक जो भी थे अभी कारकत्वा जो बताए रवि में चंद्र हम्म, एक्सेट्रा, वो कंप्लीट हिंदी में ही था। हम्म। तो हमें इंग्लिश में अगर दे सके तो वेरी नाइस सर। मैं कोशिश कर लूंगा, बाकी मैं कंप्लीटली नहीं कर सकता, क्योंकि इंग्लिश देखो मेरे को आती नहीं है। मैं अपनी टीम को बोलूंगा तो वो कोशिश करेगी आपको, है ना। हाँ, बाकी आपके पास अगर कोई भी है तो आई थिंक इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और डाउट्स होंगे तो वो करिए, कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें आप टेंशन मत लीजिए, सॉफ्टवेयर पूरा इंग्लिश में ही है और एकदम सिंपल है, ठीक है ना। नहीं, सॉफ्टवेयर ही नहीं बोल रहे सर, जो भी आप हाँ पीडीएफ। हाँ, वो भी मिल जाएगा, वो इंग्लिश में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इंग्लिश मैं में। अपने लेवल पे कोशिश पूरा कराऊंगा, ठीक है ना। मेरी टीम है, वो बना के दे देगी, ठीक है ना, नोट्स बना के दे देगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू लेकिन थैंक यू। मेरा मीडियम हिंदी होगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश हाँ, नहीं कोई बात आती। नहीं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, हाँ। सुन सकते हैं। हम्म। आ, वो करेंगे, कोई हाँ, दिक्कत यस यस, थैंक यू नहीं। ओके थैंक ओके, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू। शुभ्रो जी, शुभ्रो जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार गुड नमस्कार, इवनिंग शुभ्रो सर। जी बताएं। नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे सर पकड़ लीजिए सर, कोई हम ग्रह देख रहे हैं, जैसे पकड़ हम्म लीजिए कोई ग्रह फास्ट मतलब लगन चार्ट में सेकंड हाउस में है, हाँ, हम्म और भाव चलित में वो शिफ्ट हो गया फर्स्ट हाउस में। हम्म अगर मेष राशि का ही ले लें, हाँ, तो हम लोग जब फलादेश करते हैं तो हम्म जैसे पकड़िए शुक्र सेकंड हाउस में है, वो भाव चलित में फर्स्ट हाउस में हो गया मेष राशि के लिए, हाँ। तो हम्म। हम लोग जब फलादेश करेंगे तो टॉरस के लिए सेकंड हाउस की फलादेश करेंगे या? नहीं 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 नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, माफी चाहूंगा आपको काटने के लिए। नहीं नहीं सर। आप वैदिक ज्योतिष से केपी के नियमों को काटने की कोशिश कर रहे हो। ओके सर। वैदिक ज्योतिष में ये है, ऐसा नहीं है। केपी के अंदर जो भावचलित में जो ग्रह बैठा है ना, वो सिग्निफिकेटर टेबल में भावचलित में वही वो सिग्निफिकेटरों में वहां पे दिखाएगा। अगर वो दूसरे घर में आए तो वहां पे दूसरे घर में सिग्निफिकेटरों को हाइड करेगा, वो लगन नहीं दिखाएगा। समझ गए आप। थोड़ा सा आप, मैं माफी चाहूंगा बोलने के लिए। आप क्या कर रहे हो कि हाँ जो सर। वैदिक के अंदर फलादेश कर रहे हो केपी के नियमों से, समझ गए ना आप। ओके सर, ओके सर, समझ आप गया सर। पेट्रोल गाड़ी को डीजल से चलाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ सर, हाँ सर, समझ ये गया मत सर। करो। आप वैदिक से फलादेश करते हो तो वैदिक देखो, उसके अंदर नवमास दसमास को देखो। केपी में करते हो तो उसके लिए कस्प देखो, उसके बाद सिग्निफिकेटरों में देखो। वहां पे आपको निरण्य भाव चलित से वो ग्रह दूसरे भाव में बैठा हुआ मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा पहले मेरा कस्प कौन सा बना है। तो कल की क्लास लीजिएगा, आपको कल की क्लास में हम कस्प बनाने और उससे कैसे आपका जो डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे, और कोशिश करेंगे आपको कोई किसी की कुंडली होगी तो लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ठीक है समय सर। रहा तो ठीक है, जरूर लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ए कुमार जी, अपना कोई क्वेश्चन है तो ले बोलिए। ए कुमार जी, ए कुमार, ए कुमार जी, अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट, हाँ अनम्यूट करिए। सर जैसे आपने नक्षत्र आवाज बताया कम आ रही है कि कुमार, आवाज कम आ रही है सर। आवाज आ रही है। आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा आ रही है वॉल्यूम सर। बढ़ाइए, हाँ बोलिए। जी सही सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जैसे मेष राशि में नक्षत्र बोले ना सर, कि अश्विनी में भरणी अश्विनी, भरणी और और कृतिका। आते हैं, तो सर सब में तीनों तीनों का एजुकेशन जो होता है सब में अलग अलग आता है सर।
जैसे भारनी अश्विनी में जैसे भारनी होता है उसमें कम से कम 7 ट्रेनिंग लगेगी सर। फिर दूसरे में नक्षत्र में सॉरी उसमें कृतिका में देखो उसमें 60 प्रकार का, तो तीनों मिलाकर 180 वो प्रकार का मेरी पढ़ाया बात जाता सुनो, वो नक्षत्र ज्योतिष होती है, वो नक्षत्र ज्योतिष होती है, है। ठीक है ना। आप जो बोल रहे हो ना वो नक्षत्र ज्योतिष है, उसके लिए त्रिभागी दशा होती है, ठीक है। केपी के अंदर अगर अपन फलादेश करेंगे तो उसमें कस्प होता है, और कस्पों के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोफेशन होता है। कस्पों के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपके जो सिग्निफिकेटर है उनसे आपके बनते हैं प्रोफेशन। तो सर इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, आपकी एक तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पता नहीं क्या है, कोई वॉइस डिस्टर्बेंस है आपके। और आप मेरे को ग्रुप में मैसेज डाल देना, अपन कोशिश करेंगे उसको लेने की, ठीक है ना। आप ग्रुप में जरूर डालिएगा, अपन उसको कोशिश करेंगे। और आपको जो आवाज आ रही है? हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जिनको क्लियर भी नहीं आ रही है? जो भी लेट ज्वाइन किया है उसके लिए एक चैट बॉक्स में मेरा एक ग्रुप है, ठीक है ना। उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। तो आपको प्लीज ग्रुप के अंदर मेरा एक चैट बॉक्स है, मेरे चैट बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आज की रिकॉर्डिंग प्लस सारी चीजें जी आपको सर। मिलेगी। हाँ, सर आपको आपको प्रसन्न हुए आवाज आ ना। रही है? हाँ, अब आ रही है, अब बोलिए आवाज आ रही है? बोलिए। सर ये बोले कि जैसे बोले ना काश्यप में देखा जाता है सर, तो इसमें ये भी देखा जाता है सर, जैसे इसमें नक्षत्र में भी सारा जो बताए थे व्यवसाय होता है सर, उसमें देखते हैं कि सर जो तबीयत होता है तो उसमें भी वो 180 प्रकार का बीमारी होता है सर। नक्षत्र में भी देखते हैं तो अलग अलग में तो बहुत सारा बीमारी दिखाता है सर। मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन क्या होता है ना, कस्प बनता है, प्लस क्या होता है कि जो ग्रह आया ना कस्प बन के, समझ गए, जो ग्रह आया वो जी। कौन सी राशि में बैठा है, राशियों से संबंधित बीमारियां होती है मोस्टली, क्योंकि अच्छा राशि में सर ही मैं नक्षत्र आएगा, राशि में ही जी नक्षत्र आएगा, बिल्कुल। ठीक है ना। तो जी वो सही सर। वहां से बीमारी निकल के आती है कि भाई आपको ये बीमारियां हो सकती है। अब उस पे क्या है, कोई ग्रह दृष्टि डालेगा जो जी सही वेस्टर्न सर। एस्पेक्ट्स होती है उसके अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रह भी देख रहा है तो ये ग्रह किस बीमारी को और घातक करता है, समझ गए ना। जी कि भाई शनि देख जी रहा है तो सही। शनि कितना घातक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक बीमारी का आइडिया लगा के कह सकते हैं तुम्हारे को यहाँ पे ये बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। तो वहां पे नक्षत्र जी लेवल पे जानने के लिए वो होता है नक्षत्र ज्योतिष, जिसमें हम कहते हैं त्रिभागी दशा, जिसमें हम हर 6 6 महीने 2 2 महीने साल साल की दशा निकलती है, जिससे आपको ये भी आइडिया निकल जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए वीडियो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा त्रिभागी दशा का, ठीक है ना। बिल्कुल। उसके लिए मैंने एक कोर्स करवाया सर था बहुत लंबे समय पहले। वो हाँ, जी तो ऐसे तो आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप कल का क्लास एक लीजिए, आपको बहुत जी अच्छा लाभ मिलेगा। आज का क्लास कैसा लगा आपको, अच्छा लगा ना। सर झक्कास है सर, हम लोग तीसरा एस्ट्रोलॉजी क्लास है सर। दो एस्ट्रोलॉजी क्लास जो है ना हम लोग सर समझ नहीं पाए, तो ये जो आपका क्लास जो है ना बहुत सरल तरीका से है अरे सर। मैं ठीक है आपको सर बताता ये हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, है। मेरे क्लासेस में मैं जो स्टूडेंट के चार्ट लेता हूँ, जी जी जी। ठीक है ना। और मैं किसी के एक्स्ट्रा नहीं कि अमिताभ बच्चन के लूर, सलमान खान के लूर, ये मैं नहीं करता। स्टूडेंट के लेता हूँ, आपकी जी प्रॉब्लम समझ में आनी जरूरी है, सबको आना चाहिए, तो इसलिए मेरा यही खासियत है। और मैं हिंदी लैंग्वेज में सरलता से बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए, ठीक है ना। कोई चिंता ना करिए, सर कल आप की क्लास जरूर लीजिए, आपको लाभ रहेगा, ठीक है ना। सर आप फेस रीडिंग भी देते हैं सर, फेस रीडिंग? नहीं नहीं, वो नहीं करते, केपी वास्तु और वो, ठीक है ना। आप कल की क्लास लीजिए, वास्तु फिर आगे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। एक सवाल और है सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर बोलिए। जैसे आपने बताया ना टेक्नोलॉजी में ये दुर्घटना होता है, जैसे ट्रेन होता है सर, ट्रेन हम्म, एक्सीडेंट होता है वो तो सभी तो लगभग सेम जैसा ही एक्सीडेंट होता है, किसी का आँख उसका वाँख अलग ये नियम है, उसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आता है सर। हाँ, बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए, आपदाओं के लिए, ठीक है अच्छा ना। सर अच्छा सर। वो अलग अलग बहुत नियम अच्छा। है, ठीक है ना। ओके ओके, धन्यवाद। ओके थैंक यू सर। हाँ, ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा सर, ओके। सूर्य मिश्रा जी, अनम्यूट करिए। और जो भी लोग लेट जुड़े हैं उनको कहता हूँ ये जो क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी हमारे ग्रुप में, तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए सब लोगों को, नमस्ते समझ। सर। हाँ हाँ, नमस्कार सूर्य कुमार जी, बताएं। इससे मुझे समझ में आई आपकी बात और अच्छी भी लगी। वही है कि कुछ चीजों को मतलब हम लोग कवर करने का कोशिश किए, बट सर मैं जैसे चाहता हूँ और होपफुली कि फर्दर जब डिटेल्स में करेंगे तो मतलब आज तो उतने डिटेल्स में हर एंगल्स को नहीं देख पाया। मतलब ऐसा चाहता है सर एज एज अ बेसिक स्टूडेंट हूँ तो फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट जो सारा कुछ कवर होता है ना वो हाँ जब हाँ, करेंगे आपके साथ तो और अच्छा लगेगा सर। मतलब डिटेल्स जरूर में जरूर। जानना चाहता हूँ। देखो आज क्या है ना, मैं बताता हूँ, हमारा पहला सेशन था, बहुत सारे लोग बेसिक से जुड़े हुए थे, तो अपन को क्या है, बेसिक कालपुरुष से लेके चलना है। आपको पता मुझे है भी वही सबको चाहिए सर, मतलब हाँ, मुझे क्योंकि एकदम आपको मैं डिटेल बताता हूँ चाहिए। ज्योतिष जो है ना, हम्म, उसमें क्या है ना कि सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग नए जी हैं,
और अपन लाइन से चलेंगे। तो मेरा नियम क्या है, लाइन से चल के आया, मैं इतनी दूर आया, कल मैं आपको प्रेडिक्शन करने के कुछ गुण दूंगा। अब 2 दिन के अंदर सारा तो मैं आपको थोप नहीं सकता, वो तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। मैं चाहे आज 2 बातें बताऊं, 2 ही अच्छी बताऊंगा ना, वो ही आपको समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। तो मैंने जैसे आपको राशियों का उदय बताया, ग्रहों की किस तरीके से तरीकना होती है वो बताया, ग्रहों के बारे में बताया, कल आपको मैं बाकी चीजों के बारे में और कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। ओके जी, किसी का और कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड राइज करिए। अगर कोई भी जब तक कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है और कोई भी सजेशन देना चाहता है तो जरूर दीजिए। ओके, तो आशा करता हूँ कि आज आज का आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सब लोगों का धन्यवाद, और रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आप जो है वो 9 बजे और 9 बजे से पहले ही आप ये सेशन दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको प्रेडिक्शन भी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को और भी नया मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा एडवांस मिलेगा। और इस चैट बॉक्स के अंदर मैंने जो है वो लिंक डाल दिया है, यानी कि मेरे जो ग्रुप है, यानी कि उसका लिंक डाल दिया है, तो आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। ए कुमार जी बोल दीजिए क्या कहना चाह रहे थे, ए कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए। सर बहुत झकास था सर, बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद और धन्यवाद। जो सर क्लास नहीं होता है 30 दिन का क्लास, ये एक ही दिन में समझा दिए सर, एक ही टॉपिक में। जरूर जरूर, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सब लोगों का। तो मैं इसको एंड करता हूँ, और जैसे जैसे समय मिले आप जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आपको सब लोगों का, महेश जी आपको सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि, और भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, और जो हमारा राम मंदिर बन रहा है उसके लिए भी आप सब लोगों को जो है नमस्कार और बहुत सारी बधाइयाँ, धन्यवाद। कल ज्वाइन जरूर करिएगा। ओके सर, थैंक यू सर।